अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैवल पर निकल जाएं। बहुत सारे लोग ट्रैवल करके आ चुके हैं। पूरी दुनिया में तो वैसे छुट्टियां जुलाई में होती हैं, तो जुलाई एक ऐसा सीज़न होता है जहां सब लोग ट्रैवल करने लगे हैं। ट्रैवलिंग का शौक़ पहले लोगों में था, लेकिन इतना आम नहीं था। बहुत बहुत कम, बहुत रेयर लोग ट्रैवलिंग पर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आया है, अवेयरनेस आई है और ये पता चला है कि पैसे, जायदाद, जेवर, प्रॉपर्टी, इन सब के पीछे खर्च करने के बजाय आपको अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करनी चाहिए। आप चाहते हैं अगर कि एज़ पर्सन लोग आपके मिजाज से खुश हों, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एडमायर करें, आप चिड़चिड़े ना हों, आप ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना। और अपने ऊपर काम करने में सबसे पहले एक हेडिंग दूंगी सोलो ट्रैवलिंग की। बहुत सारे लोग मेरे आसपास के सही, उनको अकेले रोड क्रॉस भी नहीं करनी आती, और उसकी रीज़न ये है कि उनके माँ बाप ने उनको इतने कोई परों में पाला है कि वो कॉन्फिडेंटली रोड भी नहीं क्रॉस कर सकते। अब आप सोच लीजिए, जो शख्स रोड क्रॉस नहीं कर सकता वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? क्योंकि हर वक्त तो हमारे माँ बाप या हमारे प्यारे हमारे साथ ही रहने हैं, हमें कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ अकेले करना पड़ता है। और उसके लिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और कहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। आप अपने बच्चों की डिग्रीज़ के साथ उनके अंदर स्किल्स डेवलप करवाएं। और अगर आपने उनको शऊर दे दिया है, वो पढ़े लिखे बन चुके हैं, उनको दुनिया के बारे में नॉलेज हो गई है, तो उनके ऊपर छोटे छोटे जो ट्रैवलिंग के जो मिशन हैं वो अकम्प्लिश करने का उनको मौका दें। जैसे कराची से लाहौर तक ही चले जाएं, या कराची से किसी फार्म हाउस ही तक चले जाएं। हमारे यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है, नहीं 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 बच्चों को कहीं जाने नहीं देना। जब तक आप सोलो ट्रैवल नहीं करेंगे, ख़ुद भी या आपकी औलाद भी, तो वो ज़िंदगी की हकीकतों से वाकिफ़ नहीं होगी। और उसके लिए आपको बहुत सारी स्किल्स एक साथ सिखाने के लिए सोलो ट्रैवल उनको भी कराना पड़ेगा और ख़ुद भी करना पड़ेगा। बहुत सारी ख़वातीनें वो बाज़ार तक आज तक अकेले नहीं जाती, अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं जी, और उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती है। वो पूछती हैं, वैलिडेट करवाती हैं जो जो चीज़ ख़रीदती हैं। आपको पता है सोलो ट्रैवलिंग से क्या फ़ायदा होता है? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप जब खुद खर्चा करते हैं, आपको कितनी रकम कहाँ खर्च करनी है, कितने पैसे हैं उसमें, मतलब कितनी चादर है उसमें रह के पैर फैलाना है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक मखसूस अमाउंट लेकर गए हैं, उसी में आपने गुजारा करना है। तब आप सोचिए कि कितनी सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं आपके अंदर भी और आपके बच्चों के अंदर भी। और टाइम का ख्याल रखना है, फ़्लाइट मिस ना हो जाए, ट्रेन मिस ना हो जाए, बस मिस ना हो जाए, तो आपके अंदर डिसिप्लिन भी आता है, किधर जाना है, क्या करना है। नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए वाक़यात जानते हैं। कभी कभार खुदा ना खास्ता मिसहैप भी होते हैं, उन सिचुएशन से किस तरह निकलना है ये आप सीखते हैं। तो ये ट्रैवलिंग सिर्फ मज़ा नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है, प्रैक्टिकल स्किल, जो आपको ज़िंदगी से और करीब करती है। आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, क्योंकि एक सर्टेन एज बाद लोगों को पता चलता है, ओहो हमारी पर्सनालिटी ये है, हमारी पसंद नापसंदीदगी ये है। बहुत सारे लोग तो जवानी में या टीनेज में जान भी नहीं पाते कि उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी क्या है। तो अगर आपको अपने आप को पहचानना है, अगर आप जल्दी अपने आप से वाकिफ़ होना चाहते हैं, तो आप सोलो ट्रैवल करें, पैसे जमा करें और बजाय कोई गैजेट या कोई फजूल चीज़ पर इन्वेस्ट करने के अपनी मेमोरीज़ पर इन्वेस्ट करें। सो आज हमने सोचा कि आज कुछ ऐसा सफ़रनामा क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जो सोलो ट्रैवलर्स हैं और ट्रैवल करते हैं, उनका पैशन है ट्रैवलिंग, और कितना कुछ उन्होंने इस ट्रैवलिंग के ज़रिए सीखा है। हम उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए सफ़रनामा लिखने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा कि सोलो ट्रैवल करना चाहिए, तो सब लोग ये सोच के बैठे होंगे हाँ हाँ लड़कों के बारे में कह रही होगी। नहीं,
लड़के तो कर ही लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, सोलो ट्रैवल कर ही लेते हैं। मैं एक्चुअली लड़कियों के बारे में कहना चाह रही हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ और मुझे लॉजिक पता चली, तो मैंने अपनी बेटी को भी इजाज़त दी कि वो सोलो ट्रैवल करे। और फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि उसकी वजह से माशाल्लाह वो स्मार्ट हो गई। पढ़ाई के अलावा उसे प्रैक्टिकली जो ज़िंदगी की स्किल्स हैं वो सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं जब भी वो ट्रैवल करती है, मैं उसको पनौती कहती हूँ, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको वो उस सिचुएशन को हैंडल करती है। और कोई एक नहीं 4-5 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब भी वो मेरे पास आ रही है या कहीं और ट्रैवल कर रही है, तो उसने उन सिचुएशंस को हैंडल किया है। सो मैं आपको कुछ ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियों से मिलवाने वाली हूँ जो सोलो ट्रैवल करती हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हैं, और इन अल्लाह ना करे कि उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए, लेकिन इस ट्रैवलिंग की वजह से, इस सोलो ट्रैवलिंग की वजह से इंशाल्लाह वो कोई भी मुश्किल वक्त का मुकाबला बहुत ही आराम से कर पाएंगी। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहले बरीरा खान मेरे पास है इस वक्त यहाँ मौजूद, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून है जो 70 सीसी मोटरसाइकिल पर सोलो ट्रैवल कर चुकी हैं। लाहौर से खुजरा पास तक 70 सीसी मोटरसाइकिल पर सोलो ट्रैवल मुकम्मल करने वाली पहली फीमेल बाइकर हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बरीरा? आई एम गुड। फिर और भी तुम्हारे बारे में ज़रा बता दूं कि भाई मैं तो हैरान हो गई ये पढ़कर कि ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट NCA से इन्होंने ग्रेजुएट किया और एक मिनिएचर पेंटर हैं। मतलब ये एक नज़ाकत वाला काम, और कहाँ बाइक चला के जी सोलो ट्रैवल करना। वाह कैसी हो? आई एम ग्रेट। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बरीरा के बारे में और भी जानेंगे, मैं बाकी अपने जो आज की मेरी गेस्ट हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं लोगों को। फिर मेरी जो सेकंड गेस्ट हैं जी, उनका नाम बताऊं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और इन्होंने कोऑपरेट करियर शुरू किया था, लेकिन फिर उसके बाद नौकरी शौकरी छोड़कर ट्रैवल का जो शौक़ है उसको पूरा करने ये निकल पड़ी और फ्रीलांस बन गई है। ज़ाहिर है अब काम तो करना पड़ेगा, वरना कमाई कैसे होगी। कंटेंट क्रिएशन को इन्होंने अपना करियर बनाया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया और 3 महीने हुंजा के एक रिमोट गांव में बच्चियों को तालीम भी दी। इजिप्ट में 3 महीने का एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा भी रही हैं और अब तक 5 मुल्कों का सफ़र कर चुकी हैं। लाइक सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनली भी ट्रैवल कर रही हैं। आज वो एक फुल टाइम ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने सफ़र के ज़रिए लोगों को एक्सप्लोर करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने का तरीका समझा रही हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमना आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरा बस चले तो मैं भी नौकरी छोड़ के बस ट्रैवल करूँ। अच्छा जी, सो मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट है वो पहले भी मेरे शो पे आ चुकी हैं और मैं बड़ी हैरान हुई आज ये दोबारा से उनसे मिल कर के। भाई जो मेरी अगली गेस्ट है जिनको मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी, ये बड़ी एडवेंचरस लड़की हैं, एडवेंचर गर्ल के नाम से ये जी मशहूर है। इन्होंने पाकिस्तान के पहाड़ों को सर किया, समंदर, आसमान और सहराओं में एडवेंचर्स किए हैं। स्पोर्ट्स जो होते हैं एडवेंचर, उन्होंने अपनी पहचान इसके ज़रिए बनाई। कमर्शियल पायलट है, स्कूबा डाइवर हैं, पैराग्लाइडिंग पायलट और माउंटेनियर भी हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ कामयाब एंटरप्रेन्योर फातिमा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लग रहा है मुझे इतनी एम्पावर्ड लड़कियों के बीच में बैठकर बात करना, और वैसे ही मुझे ट्रैवलिंग का तो शौक है, तो मैं आप लोगों से बहुत सारी आपके किस्से सुनना चाहती हूँ, है ना? बिल्कुल। सबसे पहला सवाल आप तीनों से मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि सोलो ट्रैवलिंग से आपकी पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज आया? सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करूँगी इंटरव्यू। बरीरा, तुमसे सवाल है ये सबसे पहला। आई थिंक रिजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस। पहले नहीं थी कॉन्फिडेंट इतनी जितनी ट्रैवलिंग के ज़रिए अब हो पाई हो? क्योंकि एक पर्सोना है पाकिस्तान के बारे में भी कि सेफ नहीं है, बाहर जाते हैं ये होता है, सेफ स्पेस नहीं है। लेकिन वो चीज़ एक हेजिटेशन तो होती है जब एक लड़की बाहर निकलती है और अकेले निकलती है, तो उसको
एक दिमाग में थोड़ा सा रहता है कि यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ और जब मैंने देखा है कि इसके बरक्स है रियलिटी, देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली लव टू सी यू, दे लव टू टॉक टू यू एंड दे एक्चुअली लव यू व्हेन स्ट्रेंजर्स बिकम फैमिली। वो सारी चीज़ें देखकर मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस में बूस्ट आया क्या है कि आई कैन टॉक टू देम, आई कैन टॉक टू अ मैन, आई कैन टॉक टू अ चाइल्ड, आई कैन टॉक टू अ एल्डरली पर्सन। लेकिन देखो, हमारे पेरेंट्स जब हमें तरबियत दे रहे होते तो वो स्ट्रेंजर डेंजर वाली चीज़ भी से भी हमें वाकिफ़ कराते हैं, और वे ये भी बताते हैं इससे बात करो उससे ना। तो कि ट्रैवलिंग के ज़रिए तुम्हें ये समझ आया, तुम फ़िल्टर कर सकती हो कि मैं किसके मुंह लग सकती हूँ, किसके मुंह नहीं लग सकती। बहुत सारे लोग हंगामा करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं जो रास्ते में हमें मिलते हैं सफ़र के दौरान, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये तुम्हें समझ आया कि भाई ये शख्स तुम्हें थोड़ा सा मतलब शेडी लग रहा है, इससे तुम्हें बात नहीं करनी। कुछ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं, ये तुम एनालाइज कर पाए? 100% आपको सिर्फ किसी के हाय कहने से और किसी के देखने से पता लग जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सेफ, ओके यहाँ से जाना है। और प्लस पेशेंस बहुत आती है, खासतौर पर जब आप सोलो ट्रैवल बाइक पे कर रहे होते हो ना, क्योंकि बाइक एक तो मेरी 70 है, वो स्लो भी चलती है, उसकी स्पीड नहीं है, तो वो एक पेशेंस है कि अच्छा जो 4 घंटे का सफ़र है वो 6 घंटे में करूँगी। और फिर गिर गई है या बारिश हुई है तो आपको बस सब्र के साथ बैठना है, कोई शेल्टर नहीं है आपके पास। तो और तुम्हारे अंदर, अगर हम इसको इस तरह कंक्लूड करते हैं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, एक तो ट्रैवलिंग से तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज आया, तुम्हारे अंदर सब्र आया जो कि आजकल की जनरेशन में नहीं है ना? या सब्र आया। और बताओ क्या क्या तुम मैं सड़क हेडिंग्स पे दोगी? अक्सर मैं ना हंसती हूँ लोगों पे जो गाड़ी हल्की सी लगी वो उतर के लड़ाई करते, मैं कहती हूँ छोड़ो। आई मीन वाकई एक बात है कि आप लड़ते हो, लेकिन वो ट्रैवलिंग ने इस तरह सिखा दिया है कि ओके लेट इट गो। क्या है कि क्या कोई क्यों बड़ी लड़ाई कर बिग रहे हैं? डील नहीं है यार, It's not a big गलती deal. हो गई, लग गई। तो वो एंड ऑल्सो रिजिलियंस, यानी पॉजिटिविटी आई तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा। हाँ। और रिजिलियंस नॉट जस्ट के हाउ टू टॉक, हाउ टू रेजिस्ट समवन, बट एज इन सोल ओके। कि व्हाट टू रेजिस्ट एंड व्हाट नॉट टू, क्या करना एकदम है जैसे क्या नहीं हमारी करना है। पर्सनालिटी होती है, तुम्हारी एज जब होती है एकदम हम यूं आसीने चढ़ा के निकल, क्या मुझे क्या कहा, वो वाली बात कह रही हो तुम कि वो मेरे अंदर सब्र आ गया। चलो भाई तुम बताओ हमना, तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया सोलो ट्रैवलिंग करके? वैसे जो आंसर बरीरा ने दिया, आई वुड 100% एग्री विद दैट, बट बिकॉज आई हैव टू गिव अ डिफरेंट आंसर, तो मैं कहूँगी कि इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग में जिस किस्म के हालात के थ्रू आप गुजरते हैं ना, really tough situations. For example, once I was in Hunza, I was living in a local cottage जहाँ पे गर्म पानी नहीं था, रनिंग वाटर कभी कभार ख़त्म हो जाता था, कोई डिश वॉशर नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं, वाईफाई एसी नहीं। हाथ पे हमने कपड़े धोने ठंडे ग्लेशियर वाले पानी से, तो मेरे सारे हाथों पे ना वो छाले से पड़ गए और जलते थे। और तुम वो वाली बच्ची थी जो उठ के अपनी चाय भी नहीं गर्म करती थी, वो वाली बच्ची तो नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में शुरू से वो था कुक वगैरह, तो मैंने उस तरह के काम नहीं किए हुए थे। तो थी ना तुम? पानी ला दो रामू काका। तो आई गेस सो यस। तो जब आप इस तरह के टफ हालात के थ्रू गुजरते हैं ना, फिर जब आप नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो आपको ज़िंदगी के मसले कुछ नहीं लगते कि ये तो कुछ नहीं है, हैव बीन इन अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। तो आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों के ड्रामे से फ़र्क नहीं पड़ता, और दुनिया के मसले मसाइल से आपको इतना नहीं फ़र्क पड़ता। वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। और वो भी इतनी मतलब यंग एज में जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो ये आपके लिए एक हथियार का काम लाइफ करता है, लॉन्ग स्ट्रेंथ बन जाता है ये आपका। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ही तो सब कुछ है बेसिकली, बाकी सब तो हैंडल हो जाता है। कि ज़िंदगी जो आप पे फेंकेगी आपको पता है, आपने वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हैंडल किया, तो ये तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, So that helps, yeah. ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। फातिमा की पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? मेरे ख्याल से तो यू नॉट अ कंप्लीट ह्यूमन इफ़ यू हैवंट ट्रैवल्ड। ट्रैवलिंग बहुत कुछ सिखाती है, आपको बहुत हम्बल कर देती है, स्पेशली इंसानियत बहुत ज़्यादा सिखाती है, अपनाती है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नोइंग पीपल, गेटिंग इन्वॉल्व विद देम, उनका कल्चर जानना, उनका रहना सहना, वेयर दे आर फ्रॉम एंड देयर स्टोरीज़। वो अनटोल्ड स्टोरीज़ जो होती हैं ना, हमें डिस्कनेक्ट कर देती हैं हम डिफरेंट एरियाज़ को। बट व्हेन यू गो ओवर देयर एंड आप एक्सपीरियंस करते हो, यू गेट टू रियलाइज़ दैट यार ये भी इंसान है और ये भी एक ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है जो हमने कभी सोचा नहीं है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग बहुत हम्बल कर देती है, पेशेंस ले आती है, बहुत कुछ सिखाती है। रफ टफ भी हो जाते हैं।
रफ टफ तो तब होती है जब आप ऑन योर ओन यूर डीलिंग विद द हार्श सिचुएशंस कंडीशंस एंड देन यूर इन अ न्यू एरिया। आप एक नई जगह पे जाते हो, आप लोगों को पहचानते नहीं हो, उनका बिहेवियर नहीं पहचानते, बॉडी लैंग्वेज नहीं, टेक्स यू टाइम, but at the end you realize that not all humans are bad and you have to adjust, and you know the value for human life increases for that. हाँ, और आपको पहचान भी जाती है ना लोगों की बिल्कुल। कि कौन कैसा है। अक्सर कहते हैं ना लोग कि हम बहुत अच्छा फेस रीड कर लेते हैं, उसकी रीज़न है कि आपका एक्सपीरियंस इतने लोगों से मिलने का होता है कि आप फेस रीड करके बता सकते हैं। जैसे ये कह रही है ना, मैं देख के बता सकती हूँ कि इससे मुझे बात करनी है या अपनी बात आगे बढ़ानी है या मैंने इसे इग्नोर करना है। ऐसा ही इंसान सीख ही जाता है वक्त के साथ साथ, की एनर्जीज पढ़ लेता है, एक्सप्रेशंस पढ़ लेता है, आपको समझ जाता है। कभी कभार कुछ इंसान होते हैं ना, आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो अगले के कहे बगैर ही आप बात समझ जाते हो। ये खूबसूरती है ट्रैवलिंग की कि ये आपको सिखा देती है ऐसे एरियाज में जाना जहाँ शायद आप उनकी ज़ुबान भी नहीं बोलते, और आप ज़बानें और आपको समझ सीखने जाते का हैं। मौका मिलता, बिल्कुल। क्योंकि आप वाकिफ़ होते हो ना अलग अलग ज़बानों से। ये तो बिल्कुल है। ऐसा ही है। चलो अब तुम लोगों की स्टोरी सुनते हैं कि भाई जहाँ तुम हो इस स्टेज पे कैसे पहुँचे। बरीरा, तुमसे शुरू करते हैं। बरीरा, बचपन में जाए अपने, क्या शौक था, कैसे यहाँ तक ट्रैवलिंग, बाइक तक कैसे पहुँची, किसकी बाइक चुराई, भाई अब्बा की, किसकी, खुद कैसे सीखी, सब जानना है मुझे। स्क्रैच से बताओ। ऑलराइट, सो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब मैं अब्बा को कहती होती थी कि मुझे ना बस, मतलब मेरे अब्बा हमेशा एक बात बोलते हैं कि ना तुम जब बाहर निकलती थी हमारे साथ और हाथ पकड़ती थी ना, तो हमेशा हाथ छुड़वा के डिफरेंट डायरेक्शन में जाती थी अच्छा। बचपन से। हाँ। तो हम तुम्हें पकड़ते थे कि इधर आओ, हालांकि बच्चे अपनी अम्मा के साथ चिपके होते हैं, लेकिन तुम हमेशा दूसरी डायरेक्शन में भागती थी कि मुझे छोड़ दो, आई हैव टू गो समवेयर, हाँ, मुझे आज़ाद छोड़ दो। हाँ। तो पापा कहते हैं ग्रोइंग अप मुझे हमेशा टेंशन आ रही थी कि ये ना, ये हाथ नहीं आती है, निकल जाती है। और ग्रोइंग अप मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी, पापा को मैंने कहना 6 बजे आऊँगी, मैं 9 बजे आती थी। मतलब और मज़े की बात ये होती थी कि मैं उनको बताती ये थी मैं फ्रेंड्स से आती हूँ, बट आई ऑलवेज लव टू स्पेंड टाइम अलोन। मैं हमेशा कहीं पार्क में जाके बैठ जाती थी, बस मैंने बैठना है और मैंने देखते रहना है, परिंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये करते होते थे। हाँ। और पापा ये बात बोलते होते थे कि मुझे डर लगता था कि ना कुछ करेगी इस तरह का कि हम मतलब उससे परेशान होते हैं। मैंने जब उन्हें कहना शुरू किया ना कि बाइक सिखा दें, क्योंकि तुमने कन्वीनियंस, पढ़ाई क्या की? मैंने पढ़ाई तो मेरी साथ साथ चल रही थी, मैट्रिक किया, एफएससी मेरी चली, मैंने प्री मेडिकल किया था। अच्छा। या और उसके बाद मेरे अब्बा ने मुझे, मेरे अब्बा काफ़ी देर अब्रॉड रहे और मम्मा को कहती रहती इसे चेक रखा करो, ये ना कुछ करेगी डिफरेंट। और मुझे लगता है मेरे अब्बा खुद एयरफोर्स से हैं, ही इज़ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। और वो हमेशा ना इनको खदशा रहता था। फिर एक दफ़ा आए थे वो पाकिस्तान में, मैंने उनको कहा मुझे बाइक सिखा दें। कहते तुमने क्या करना है, चलानी तो तुमने नहीं है, तुम्हारा कुछ और इरादा है। उनको ये पता था कि किसी और तरीके से सोच रही है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं मुझे आप प्लीज़ सिखा दें। उन्होंने कहा गिर जाओगे, उनको हमेशा ये कंसर्न रहता है गिर जाएगी, चोट लगेगी, फिर रोएगी। उन्हें यही कंसर्न रहता है। तुमने गाड़ी की नहीं ख्वाहिश की, तुमने कहा बाइक सिखाएं। क्योंकि मुझे हमेशा गाड़ी में नौजिया होता है, मुझे मोशन सिकनेस होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे पता था कि मैं दैट्स नॉट फॉर मुझे। इवन चिंची में मज़ा आता था। गाड़ी में मोशन सिकनेस होती तो बाइक में नहीं होती? नहीं नहीं, मुझे वो बंद स्पेस से थोड़ा फोबिया है। अच्छा, ओके ओके। तो अब्बा ने फिर मुझे कहा कि अच्छा मैं तुम्हें सिखा दूँ। वो चले गए तो फिर अब पता लगा मम्मा को कि अच्छा ये अपने किसी दोस्त वगैरह से बाइक सीख रही है। तो मम्मा ने पापा को बता दिया। पापा फिर जब पाकिस्तान दोबारा आए, पापा ने कहा कि कितनी सीख ली इस तरह से ना। तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं सीखी। और उस वक्त मैं यूट्यूब से सीखी थी क्योंकि मुझे कोई सिखा नहीं रहा था, मैं बैलेंस करती थी एंड एवरीथिंग। एक दिन पापा मेरे पास आए और आए कहते हैं कि मेरी बात सुनो, ये जो यूट्यूब पे सीख रही हो ना ये सही नहीं होता, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, इस तरह के पंगे ना लो। फिर उन्होंने मेरे कज़न को कहा, मेरे कज़न ने मुझे बाइक सिखा दी एंड बाइक सीखने के 3 महीने बाद आई वॉज इन मुश्कपुरी टॉप। हाँ, तो तुम मुश्कपुरी टॉप पे बाइक पे गई थी। बाइक से कैसे जा सकते हैं? मैं तो पैदल गई हूँ इतने पूरी अभी कुछ 2 हफ्ते पहले। हाँ, मैं तो फुल अपनी, मैंने कहा ओ हो मेरी उम्र की कोई खातून नहीं ऊपर चढ़ी, मैं चढ़ूंगी। और मैं चढ़ गई। जो हाइकिंग ट्रैक है वो बाइक ट्रैक भी है, आप लेके जा सकते हो, एक पॉइंट तक लेके जा सकते हो। अच्छा, वहाँ तक मैं बाइक लेके गई थी। और मैंने ऐसे में बाइक सीखी इसलिए थी कि मैंने उस पर ट्रैवल करना है। हाँ। और उसके बाद मीनवाइल मेरा एयरफोर्स का टेस्ट चल रहा था और ये सब चीज़ें। मैंने जब एयरफोर्स का टेस्ट दिया था मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, मेरी फिटनेस भी क्लियर हो गई। लेकिन मैं आई डेंट वांट टू, मैं जाती थी एयरफोर्स का टेस्ट देने, मैं उधर RM नीम स्टूडियो जाती थी अपने आर्ट की तैयारी करने। मेरे अब्बा कहते थे एयरफोर्स में जाओ या फिर मेडिकल करो, आर्ट्स में क्या है, लाइक एवरीबडी।
और उसके बाद मैं RMNM की तैयारी किया करती थी। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू था दैट वाज द पिक। उधर मुझे किसी ने बोला, देयर वर 2 ऑफिसर्स वो बैठे हुए और उन्होंने मुझे बोला कि कश्मीर का कोई प्रॉब्लम के बारे में बात की। तो मैंने बहुत ईजी होकर उन्हें कहा कि कश्मीर का प्यार मोहब्बत से मसला हल हो जाएगा। तो दे वर लाइक कि तुम बेटे जाके ना अफसाने लिखो। और वो मेरे लिए, दे इंसल्टेड मी, बट मेरे लिए वो एक इतनी बड़ी पॉइंट थी कि मैंने वाकई अफसाने लिखने हैं। मैं तो वाकई आर्ट्स के लिए हूँ, मैं तो इसके लिए हुई नहीं। एंड व्हेन आई केम बैक तो पीपल आर क्राइंग एंड आई वाज लाफिंग कि यार इन्होंने मुझे मेरे बताया है कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। और उसके बाद मैंने एनसी का जब टेस्ट दिया था, एनसी में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने बताया ये था कि टेक्सटाइल डिज़ाइन है, क्योंकि अब्बा गए थे फाइन आर्ट्स का तो स्कोप नहीं है, टेक्स डिज़ाइन कर लो चलो किसी तरीके। मैंने फाइन आर्ट्स का ही तैयारी की थी, उसका ही पेपर दिया था, उसमें ही मेरा, मैंने बताया यही था टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। तो बहुत अरसे तक ये मैं चलता रहा, लेकिन उस समय ट्रैवलिंग भी चलती रही। और मैंने नहीं, तुमने बताया घर में कि मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ, लेकिन और पढ़ क्या रही थी? फाइन आर्ट्स, फाइन पेंटिंग, मिनिएचर आर्टिस्ट बन गई थी। या और फिर उसके बाद जब मेरा ये ट्रैवलिंग वगैरह शुरू होता था तो मैं कहती होती थी कि एनसी के टूर्स जा रहे हैं, मेरे ग्रुप टूर्स जा रहे हैं, लेकिन मैं सोलो जाती होती थी। और वो जब मेरी वीडियोस देखते थे वो हमेशा मुझे कहते थे कि ये तुम ना सोशल मीडिया पे झूठ ना बोला करो, अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ेगा एक दिन। और वो फिर कहेंगे कि तुम सोशल मीडिया पे झूठ बोलती हो, तुम जाती तो ग्रुप के साथ हो, तुम सोलो भी करती हो। और मैं हंसती थी कि हाँ बस पापा ये वो थोड़ी पॉपुलैरिटी है ना, ऐसे कहती थी। लेकिन एक्चुअली मैं सोलो ही होती थी। बट ना चलाको मासी। और इसकी वजह से बहुत हेट्रेड फैमिली की तरफ से आना शुरू हुआ। लेकिन मेरे अम्मा पापा ने इस चीज़ को हमेशा, मेरे पापा ने बॉयज़ को बेयर किया। नहीं, फैमिली की तरफ से क्या हेट्रेड के अकेली बच्ची को अकेली भेज बच्ची दिया, भेज दिया। फलाना है, जमाना देखा है, Exactly. ये हो जाए। और बच्चियों को यूँ छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ ये एक बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरी बच्ची है, मैं देख लूँगा, आप लोग टेंशन ना लें हाँ, इस चीज़ की। हाँ। तो ही वॉज ऑलवेज अ सपोर्टिव फादर। बस उन्हें ये रहता था कि ये कुछ हो ना जाए इसको। अच्छा, जब पहली दफा तुमने सोचा, अब्बा तो बाहर थे मुल्क से, या। सारा डर उन्हीं का होता है ना, अब्बा बाहर थे, तो तुम्हें ये मतलब लाइक वो होता है ना कि खुलबुली क्या मची कि मैं अकेली चलती हूँ, और कैसे प्लान किया वो मुझे प्लानिंग बताओ। मैंने प्लान ये किया था कि मैं उस वक्त एनसीए में तो पढ़ रही थी। अच्छा। तो मैंने अच्छा उससे पहले मेरा एक कश्मीर का डिस्कवर पाकिस्तान के साथ ट्रैवल हुआ था, हम 10 बाइकर गर्ल्स गई थी। अच्छा, उसके उस वक्त तुम साथ गई थी पहली दफा? यस, सबके साथ यस। गई। हाँ। उसके बाद जब मैंने अपनी बहन को कहा था कि मैंने सोलो ट्रैवल, उसने कहा नहीं यू आर नॉट रेडी, ये नहीं करना, इसका नहीं, ये माना ऐसे वैसे। मुझे ये चीज़ बहुत खाती है कि ज़माना क्या ज़माना, आपने जब देखा ही नहीं बाहर निकल के, आप घर में बैठ के पूरा ज़माना कैसे देख सकते हो? हाउ कैन यू वॉच, हाउ कैन यू बाय रील प्रिडिक्ट कि अच्छा ज़माना ऐसा है? तो मुझे हमेशा ये चीज़ खाती थी कि ज़माने में ऐसा क्या है, मुझे ये देखना है जाकर। और उसके बाद जब मैंने ट्रैवल किया था फ्रेंड के साथ, तो मुझे बाइकर्स के साथ, मुझे ये पता लगा था आई कांट ट्रैवल इन अ ग्रुप, बिकॉज मेरी हमेशा होती थी कि यहाँ पर रुकना है, मैंने आर्ट करना है, मैंने स्केचिंग करनी है, बिकॉज आई ऑलवेज स्केच, दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल, आई हैव टू स्केच एवरी कॉर्नर। तुम क्या स्केच करती हो, मतलब लाइक वहाँ के लैंडस्केप? यस, आई स्केच लैंडस्केप। तो तुम वो पूरा सामान लेके जाती हो? इट्स मिनी पोर्टेबल चीज़ें हैं मेरी। अच्छा। पोर्टेबल वाटर कलर पैलेट है, पोर्टेबल में वो सारा मैं उधर ही स्केचबुक निकालती हूँ एंड आई पेंट। तो उससे मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहीं आगे गई हूँ, मुझे कोई आदमी मिल गया, मेरी उससे घंटा गप चलती रही है। तो मेरी और तरह की ट्रैवलिंग होती थी। लेकिन लोगों को कहीं पहुँचना होता है, मुझे कहीं पहुँचना नहीं है, मेरे लिए रास्ते हैं, मुझे रास्ते ड्राइव करते हैं, तो मुझे वहाँ बस चलना होता है। तो इसलिए मुझे था कि नहीं मैं चल नहीं सकती। तो मैंने अपने अब्बा अम्मा को कहा कि मेरा ना एनसी में नाइटर है और मैंने नाइटर लगाना है, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम है, हमारा थीसिस चल रहा है, तो मैंने सीनियर्स की हेल्प करनी है। और मैं मुश्कपुरी पहुँची हुई थी। और मेरे अम्मा की जब कॉल आई तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भी मुश्कपुरी पहुँच गई हूँ। गालियाँ बहुत पड़ी, डांट बहुत पड़ी, बट कुडंट डू एनीथिंग। फिर मैं जब वापस आई हूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी डांट डपट की, लेकिन मेरा झाका खुल गया था कि मैं तो जा सकती हूँ। नहीं, तो तुमने मुश्कपुरी पे जाके फिर पेंटिंग की? Yes. कितनी देर बैठी तुम ऊपर टॉप पे? मैं तकरीबन 2-3 घंटे उसमें मैंने कुछ, मेरे पास स्टोव होता है, मैं अपने नूडल्स वगैरह चीज़ें बना लेती हूँ। तो आई हैड चिकपीस विद मी, वो मैंने बनाए अपने स्टोव में, वो खाए। उसके बाद मैंने अपनी स्केचिंग की और उस वक्त मुझे पता लगा कि दिस इज़ ऑल आई वांट फ्रॉम लाइफ। प्यारी जगह है ना। यस। मैं जब गई मुश्कपुरी तो मैंने कहा यार सारी थकन उतर गई वहाँ जाके, पर मुझे बहुत जल्दी वापस आना पड़ा, मेरी बहन वेट कर रही थी, मैं अकेली गई थी मुश्कपुरी मैं भी। सो वो बहरहाल एक बहुत ज़बरदस्त किस्से हैं ट्रैवलिंग के, और पाकिस्तान से रिलेटेड भी बातें करेंगे, इंटरनेशनल भी बातें करेंगे, सबसे पूछेंगे इसी तरह कि ट्रैवलिंग क्या तब्दीलियाँ ला सकती है आपकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम सोलो ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं और वो भी लड़कियों की। आप देख सकते हैं मेरे पास इतनी कॉन्फिडेंट लड़कियां बैठी हुई हैं क्योंकि ये सोलो ट्रैवलर्स हैं। तो आप जो है मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। बरीरा की वीडियो हम शेयर करते हैं जो ये अकेले पहुंची हुई थी ना इधर उधर और जो कह रही थी कि मैं रुक रुक के ट्रैवल करती हूँ। और मुझे वाकई ये इसका ट्रैवल प्लान इतना मज़े का लग रहा है कि जो उसकी शौक़ है ट्रैवलिंग और जो पेंटिंग स्केचिंग वही सब पूरे करी है अंडर वन रूफ एक साथ ही। बरीरा तब क्या होता है जब रास्ते में पेट ख़राब हो जाए, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए, वहाँ तो अम्मा नहीं होती खिदमत करने के लिए, फिर क्या करती हो तुम? बर्दाश्त। ये देखें ना, उस वक्त जब वो घर में होते हैं तो अम्मा बहुत सर में दर्द है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो खिदमतें पेरेंट्स करते हैं यार। सो वो जब आप अकेले होते हैं तो आप मतलब अपने ही हिसाब से दवाइयाँ लेके चलती हो, क्या करती हो? मेडिसिन लेके चलती हूँ, बट मैं ज़्यादातर उधर के लोकल से उनकी लोकल रेमेडीज़ वगैरह लेती हूँ, जड़ी बूटी और ये Yes, सब। हाँ, क्योंकि वहाँ का लोकल फूड खाना आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, रादर देन कि आप यहाँ से अपनी कोई चीज़ लेके जाओ। प्लस ट्रैवलिंग का क्रक्स ये है कि उधर की हर चीज़ एक्सप्लोर की जाए, ना कि मतलब लोग नेस्ले के पानी लेके जाए। मैं ग्लेशियर पानी पीती हूँ, जो वो कर रहे हैं मैं वही करती हूँ, क्योंकि अच्छा। ट्रैवलिंग का रूल है और वो रूल मैंने इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया, जैसा देश वैसा भेस। नहीं मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर तुम ग्लेशियर का पानी पीती हो, वो कहते हैं भारी पानी होता है थोड़ा, तो तुम्हारा एकदम इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर पाता है। वहाँ के रिहायशी तो उसके आदी हैं, लेकिन क्या तुम्हारा इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट कर पा रहा है उन चीज़ों को? अच्छा, शुरू में because- प्रॉब्लम हुई? नो, बिकॉज आई लिव फॉर मंथ्स। मैं एक जगह जाके मंथ्स रहती हूँ, घरों में रहती हूँ। मैं काउच सर्फिंग करती हूँ, लोगों के घरों में रहती हूँ जाके, उधर का कल्चर, खाना, तो ये सारी चीज़ें आपका इम्यून तुम सिस्टम। ढूंढती कैसे हो वो घर? ऐप है काउच सर्फिंग, हाँ, उसके थ्रू। और मैं बहुत हैरान हुई थी कि पाकिस्तान में लोगों की प्रोफाइल है उसमें, और इट्स नॉट दैट सेफ, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कोई आपको गैंगस्टर मिल जाए। Oh, लेकिन yes. उसका ट्रिपल चेक करती हूँ। जिस तरह मैंने किसी ने मुझे ओके किया, मैंने उससे पूछा कि आपके घर में औरतें कितनी हैं, फिर औरत से कांटेक्ट, फिर उससे पूछना है, फिर जो उससे सवाल किया वो उस औरत से करती हूँ, तो फिर पता लगता है कि ओके दिस इज ऑथेंटिक, आई कैन गो। और ये बहुत महंगा तो नहीं होता? दिस इज फ्री, इट्स जस्ट फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी। वाओ, यस, यार ये तो हमें पता ही ये नहीं है। बेसिकली बैकपैकर्स कैंपर जो कैंप लगाते हैं उनके लिए है। ये उनके लिए जो बहुत लो बजट ट्रैवल करते हैं, जो सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बस पागलों की तरह और निकलते तुम लो बजट ट्रैवल करती हो? हैं। समटाइम्स नॉट, समटाइम आई एम नॉट शॉर्ट ऑन बजट, बट आई लव टू ट्रैवल दिस वे। क्योंकि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया अगर मैंने उस जगह की नहीं देखी, करक्स नहीं देखा उस जगह का, उनकी बोली क्या है, वो उठते बैठते कैसे हैं, वो आपस में किस तरह से है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड मैरिज और इवन लव आफ्टर मैरिज। एक प्यार हुआ बस वही है, उसके बाद वो सोच भी नहीं सकते कोई और लड़की हमें पसंद आ सकती है। यस, दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स, जैसे कि मुसलमानों में होता है, दे से लाइक दिस, लेकिन उधर ये चीज़ ही नहीं है। और लेकिन मुसलमानों में 4 भी तो कर लेते हैं, 2 भी कर लेते, 3 भी, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसीलिए वहाँ पर क्योंकि जब मुसलमान जाते हैं तो वो कैलाशी वुमेन को मुसलमान करके जब शादी करके लेके आते हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ हैं, क्योंकि वो ये बात बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी एक तो छोटी हो रही है उसकी वजह से, और दूसरा वो ख़राब हो रही है क्योंकि फिर मुसलमान आदमी 4 शादियाँ कर लेता है, राइट। और उनके लिए ये चीज़ इतनी ऑड है कि यार क्यों करते हैं, मतलब उनको ये समझ नहीं आती ये बात कि जब एक से, क्योंकि वो एक ही बहुत चुन के करते हैं, भाग भी जाते हैं उसके साथ, लेकिन करनी उससे है। तो इस तरह से उनका कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ये चीज़ें एक्सप्लोर होटल्स में नहीं हो सकती, ये चीज़ें आपको कल्चर के बारे में। यस, और उनका खाना होटल्स में आपको मिलेगी, चिकन बिरयानी, पुलाव, सब कुछ, लेकिन जो आप उनका खाना है वो उनके घरों से ही मिलेगा। उनकी बोली, इवन दो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ साइन लैंग्वेज, क्योंकि उनकी बोली भी वहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिनको उर्दू आती है, और आपको समझ आता है कि अच्छा यार आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है किसी से इसको ज़ुबान नहीं आती। ये तो चीज़ अब जैसे लाइक हम तो ट्रैवल करने जाते तो हमारे तो बक्से इतने बड़े बड़े होते हैं कि है कपड़े रिपीट भी नहीं कर सकते, ये वो। तुम क्या करती हो? तुम अपने मतलब जैसे तुम कह रही हो जैसा देश वैसा बेस, तो तुम क्या करती हो कपड़े का? और लड़कियों को तो ये प्रॉब्लम होती है। यस, फिर
पहली बात ये कि आई ऑलवेज हैव चादर विद मी इन पाकिस्तान। वो लाजमी, क्योंकि मैं जब केपी की और ये सारे क्रॉस कर रही होती हूँ ना, मुझे कभी उतरना है बाइक कैसे चलाती हो चादर पहन के? नहीं चादर उस वक्त नहीं पहनती थी, उतर के हल्का सा ढांप लेती हूँ ना, ऐसे कर लेती हूँ। खासतौर पे जब मैंने बाइक का सूट पहना है तब तो वो फुली कवर है ना, जब मैंने उतारा है तो नीचे एक शर्ट है और वो थोड़ा विजिबल होता है, तो मैं ऊपर चादर वगैरह ले लेती हूँ। और दूसरा, जब मैं पहले टूर पे गई थी ना हुंजा, मैंने इनको कॉल की थी मुझे बाइक चाहिए। तो तुम्हारी बाइक क्या खराब हो गई थी? मुझे बस बाइक ना ज़रा उड़ानी थी, तो मुझे थोड़ी हैवी बाइक चाहिए थी। मैं मेरे ख्याल से ये तब सोलो ट्रैवल कर कर आई थी और हुंजा में मिल जाती रेंट पे बाइक्स। तब मेरा और इसका पहला इंटरेक्शन हुआ था। अच्छा। और तब मेरे पास इतना बड़ा सूटकेस था कि मैंने पहले वो सूटकेस भिजवाया था होटल थ्रू कुरियर, और उसके बाद मैंने अपना सारा आई थी बाइक पे। और अब आई हैव जस्ट वन बैकपैक जिससे मैं 2 महीने गुजारती हूँ। और वो ऐसा होता है कि पहले तो ये कि आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पैकिंग, क्लोथ्स जो आपके जैसे बहुत सारी शर्ट्स होती हैं जो स्पोर्ट्स शर्ट्स होती हैं, वो आप कॉम्पैक्ट करके रख सकते हो छोटा अपने बैग में, वो रख लिया। उसके बाद सिर्फ 3 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स, इसलिए क्योंकि एक पहननी है, एक इन एमरजेंसी और एक आपने चेंज करनी हो, तो वो 3 शर्ट। और फिर उसके बाद उसको वॉश कर करके दोबारा, जैसे एक उतारी उसको वॉश किया, हैंग कर दिया, दूसरी पहन ली। अगर कोई फट भी जाए तो हमारे पास बैग देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सब भी सोच रहे होंगे, देखो यार आदमी लोग तो जो है जब उनको वॉशरूम जाना है तो वो तो बेचारे कहीं भी चले जाते हैं, खेत में इधर उधर। लड़कियां क्या करें जब तुम सोलो ट्रैवल कर रही हो, पता नहीं कैसे वॉशरूम्स हैं भी नहीं है, तुम क्या मतलब लाइक ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है, ये एक बहुत तो कहते हैं ना इम्तिहान है लड़कियों के लिए। सो तुम कैसे बेयर करती हो ये सब चीज़ें? बर्दाश्त ये करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको वॉशरूम्स नहीं सही मिलते हैं, और खासतौर पे वो कैंपिंग कर रहे हो वहाँ तो वॉशरूम होता ही नहीं है, तो यू गेट टू, मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं, हाउ टू डू थिंग्स। और जैसे मैंने आग लगाना सीखी थी विद द फायर क्रैकर, और उसके बाद मैंने नहाना कैसे है रिवर साइड पे जाकर, क्योंकि वहाँ पानी भी, आपको वॉशरूम नहीं है तो नहाएंगे कहाँ से। और ये बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है कि अगर रफ एंड टफ ट्रैवल हो रहा है तो वहाँ पे हाइजीन कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बीमार हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, और क्या। प्लस हमें अपने सीरम्स भी लगाने हैं, सनस्क्रीन भी लगाना है। यस वो जरूरी है, वो हम अपना लड़कीपन थोड़ी छोड़ सकते हैं। वो तो कैंप में बैठ के भी मैं लगा रही होती हूँ। तो इसलिए वो सारी स्किल्स मैंने सीखी हैं, और वो कैसे डिग करना है और कहाँ पे जाके क्या, ये सारा कुछ मैंने सीखा है। वाह ज़बरदस्त। सो अब हम चलते हैं दूसरी गेस्ट की सफ़रनामे की तरफ। हमना तुम्हारी भी स्क्रैच से शुरू करना है मुझे, ठीक है? तो वहाँ से शुरू करो, तुम्हारे अंदर ट्रैवलिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ, फिर तुम अच्छी खासी मतलब जॉब करना सोच रही थी कि कोऑपरेट जॉब करो, फिर वहाँ से कैसे शिफ्ट मारा वो बताओ, वो भी बताना कि एम्स्टर्डम से ऑफर आई थी जो। हाँ ठीक है। वैसे जो सोलो ट्रैवलर्स इतनी सिमिलर होती है ना, जो बुरीरा बातें करी मुझे इतना रिलेट कर, शी सेड टू मी वन थिंग कि वो बचपन में अम्मी अबू का हाथ छोड़ के भाग जाती थी, एंड आई रियलाइज कि ओ माय गॉड सेम, मेरे अम्मी अबू मेरे से इतने परेशान थे। एक दफ़ा पूरी फैमिली हमारी 2-3 आंट्स अंकल सैफुल मलूक गए थे लेक पे। अच्छा। जब भी मैं ऐसी जगह पे दिखती आई एम लाइक आई वांट टू बी अलोन, मुझे लोगों से हटना है, आई वांट टू गेट पीस। मैं छोटी सी थी, मे बी 15-16 साल की, इतनी भी छोटी नहीं थी, पाकिस्तान में तो 15-16 को छोटा ही कहते हैं, ठीक है। मैं निकल गई, मुझे बस था कि मुझे थोड़ा सा सुकून से बैठना है, वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ निकल गई? थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा चल के आगे जाती हूँ, हाई पॉइंट पे हाइक करती हूँ, वहाँ मैं अकेली बैठूंगी, लेक कहीं घूमने गए थे तुम लोग? सैफुल मलूक लेक। अच्छा। जो नारान में ना सैफुल मलूक, तो बहुत बड़ा मसला बना था। मेरा बचपन से ना नाम खानदान में था मुझे बुलाते थे क्रैक। क्यों? क्रैक है, मैं पागल हूँ, मैं बचपन से थी ऐसी थोड़ी सी ना, फिट इन नहीं करती थी सोसाइटी में। तो दैट बैक देन में सोचते लोग एक ऐब था कि ये लड़की अजीब सी है, डिफरेंट है, लेकिन अब दैट थिंग इज़ माई सुपर पावर, क्योंकि मेरे करियर में आपको नॉर्मल पर्सन कैन नॉट सर्वाइव इन दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह स्कूल में मैं क्लास में बातें करती थी, बंक करती थी, मैं स्कूल बंक करके लाइक एक तो स्कूल की बिल्डिंग में बंक, मैं स्कूल जाती थी, सुबह वैन छोड़ता था, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग टू स्कूल, बाकी बच्चे स्कूल जा रही है, मैं गली में निकल जाती थी, और पूरा दिन स्कूल में बैठने के बजाय मैं बस घूम रही होती थी बाज़ारों में बिला वजह, मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों थी। एंड एक दो दफ़ा क्या काफ़ी दफ़ा पकड़ी गई, घर कॉल गए, मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, बट इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। एक बंदी की पर्सनालिटी एक ऐसी होती है। एंड देन फिर यूनिवर्सिटी में एज आई ग्रो ओल्डर थोड़ा बहुत मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, अर्निंग स्टार्ट की। एक लड़की के लिए अपना पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सो यूनिवर्सिटी में इस तरह होता था कि मैं कभी कभार क्लासेस लेने का दिल नहीं किया तो मैं जाती थी अड्डे पे ना,
इस्लामाबाद में है फैज़ाबाद अड्डा, लाइक इट्स अ बस स्टॉप। हाँ। वहाँ पे आपको हर जगह की बस मिल जाती है। हाँ। मैं वहाँ जाती थी बगैर प्लान की, जहाँ की बस मिल गई उस पर मैं बैठ गई और वहाँ पहुँच गई। एक दफ़ा मैं एबटाबाद पहुँच गई, एक दफ़ा मैं मरी पहुँच गई। तो ये तो बहुत डिफरेंट सी कहानी है। कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी वीडियोस देख के रियलाइज कर सकता है कि ये हिस्ट्री होगी कि लड़की बस में बैठ के कहीं भी निकल गई। तो मैं खुद, मुझे समझ नहीं आती कभी कभार कि मैं ऐसे क्यों थी। अच्छा, तो खैर होता क्या है, एज यू ग्रो ओल्डर आप स्लोली ना सोसाइटी आपको अपने मुताबिक करने लग जाती है। जब आपने लोगों की बहुत बातें सुन ली होती हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा कहा गया होता है कि तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम किस तरह ससुराल में फिट इन करोगी। फिर मैंने, अच्छा मेरा एडमिशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नस्ट में। पढ़ाई में अच्छी थी तुम? पढ़ाई में जब दिल लगाती थी तो हो जाती थी, लेकिन यूजुअली मुझे शौक नहीं था, तो फिर जिस चीज़ में शौक नहीं है वो मेरे से होता नहीं था। तो फिर नस तक कैसे पहुंच गई? आई वुड से अम्मा अब्बा के डंडे भी थे, मार भी खाई है क्या तुम? आई थिंक उनका भी थोड़ा ना जोर था कि पढ़ो। एफएससी में मेरा ऑल्दो 77% था। इट्स नॉट अ गुड ग्रेड, लेकिन इट्स नॉट अ बैड ग्रेड, इट्स ओके, अबव एवरेज, सही है। एंड ऑल्सो नस्ट में द कंपटीशन इज इन इंजीनियरिंग, बिजनेस में ना बीबीए में इतना कंपटीशन भी नहीं है। अच्छा। बट यूनिवर्सिटी वाज रियली गुड, तो वहाँ Okay. से ग्रूमिंग हुई। तो यूनिवर्सिटी में ना आपको थोड़ा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि एक ही पाथ टू सक्सेस है। तो मैंने बीबीए किया, तो बस मैंने किसी बड़ी एमएनसी में लगना है, कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग में, मतलब उन्होंने तुम्हारा जो तुम्हें क्रैक बोलते थे, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा सही किया तुम्हारा, है बेसिकली। हाँ। फिर मैं पढ़ाई में थोड़ी बेहतर होगी, ग्रेड्स आने लग गए, थोड़ी सी नॉर्मल होगी। तो बाय द एंड ऑफ यूनिवर्सिटी ना मेरा माइंड बन गया था कि सक्सेस इज मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगी एंड आई विल गेट लाइक अ 6 फिगर सैलरी, और किस दिन मैं सीईओ बनूंगी किसी बड़ी मार्केट। उस वक्त अम्मी अब्बू को थोड़ा सा सांस आया होगा कि बेटी हमारी सही हो गई है अब। हाँ, थोड़े से। हाँ। फिर उसके बाद अगला धमाका कब किया आपने? अच्छा, सो वैसे नस्ट में ना एक दफ़ा आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप। तो वो जो इंटर्नशिप जो था ना, बेसिकली मेरा मेंटोर था, वो एक ही वाज इन कोई बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी में सेल्स मैनेजर था। तो मैं उसको कह रही हूँ कि आई वांट टू लर्न हाउ टू गेट इनटू अ बिग नेम कंपनी, लाइक कोई एमएनसी, यूनिलीवर, पीएनजी, अमेजॉन, गूगल। मुझे कहता कि यू आर नॉट बिल्ट फॉर दिस, एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे मत बताओ, मुझे इसी में करना है। ही वाज सेइंग योर पर्सनैलिटी इज़ नॉट फॉर दिस, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया। ठीक है? अच्छा। तो मैंने बहुत एफर्ट किया इन माई फाइनल ईयर, बिकॉज आई एम वेरी कम्पिटिटिव, लाइक आई वांट टू विन, आई वांट टू मेक यू नो बी सक्सेसफुल। मैंने लाइक कोई 50 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया होगा, सबके इंटरव्यूज़, ऑनलाइन गेम, टेस्ट, लाइक 5 स्टेप प्रोसेसेस होते हैं ना। फिर आपको जाके एक इंटरव्यू आता है, उससे पहले आपने गेम देना है, फॉर्म्स फिल करने, ये करना है, वो करना है। तो मुझे फाइनली ऑफ़र आया नाइकी का ऑफ़र, नेदरलैंड्स में। इट वॉज अ 1 year internship, possibly highly likely leading to job, right? तो मेरे पेरेंट्स ने अनफॉर्चुनेटली मुझे कहा कि अकेली लड़की बाहर। और तुम कितने साल की थी उस वक्त? आई जस्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी, सो आई वाज लाइक 22। फिर भी नहीं जाने दिया? असल में हमारी फैमिली में किसी लड़की ने शादी से पहले जॉब भी नहीं की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो उनके लिए कि शादी से पहले कोई लड़की को अकेले बाहर भेज दो, वो भी जॉब के और लिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यार। Yeah. फिर तुम्हारा दिल टूट गया? फिर ऑब्वियसली आई लिसन टू देम बिकॉज दे वर माई पेरेंट्स। उसके बाद फिर सेकंड बेस्ट ऑफर मुझे इस्लामाबाद में थी, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। सो दैट वाज अ सेल्स जॉब, इट वाज लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेल्स इन कोका कोला। अच्छा पैकेज था, लाइक इट वाज 175K का पैकेज, उसमें से 50K फ्यूल था, बट ओवरऑल पैकेज वाज लाइक 170। तो अच्छा पैकेज था, मैंने 2 महीने वो की। इट वाज अ ड्रीम जॉब, इट वाज एवरीवन्स जॉब, मतलब ऑन द CV इट्स लाइक शी हैज़ मेड इट। लिंक्डइन पे बड़ी वाह हो रही है, कोक में जॉब लगी है। आई हेटेड इट, मैं रोज़ रोती थी घर आके, रोज़ रोती थी। एंड उस वक्त आई वाज़न्ट मैरिड, लेकिन देयर वाज समवन इन माय लाइफ, ही इज़ माय हस्बैंड नाउ। माशाल्लाह। मैं रोज़ घर आके कॉल करके उसको रो के बता रही हूँ, आई हेट कॉर्पोरेट, मुझे और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ मिले थे? वहीं यूनिवर्सिटी में, अरेंज मैरिज? This is the main story. हाँ, ये तो बताया नहीं। आराम से खा गई। हाँ, यूनिवर्सिटी में थे या कहाँ थे? यूनिवर्सिटी में थे। सो अच्छा, एक और चीज़ ना, मुझे क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, सेल्फ डिफेंस आपने सीखनी है। सेल्फ डिफेंस के लिए मैं करती थी MMA, मिक्स मार्शल आर्ट्स। उसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग आती है। अच्छा। तो मैं उसकी क्लासेस लेने जाती थी, तो वहाँ पे ही सॉ मी। अच्छा, फिर? तो he always supported me in everything. He said to me, अगर तुम्हें जॉब नहीं पसंद ना, तुम छोड़ दो। Like he wasn't like आगे क्या बनेगा, क्या करो, उसने कहा तुम छोड़ दो। So I quit. Within 2 months मैंने resignation email भेज दिया।
एंड फिर उसके बाद बस यही था कि आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग. मैंने आपको पहले बताया यूनिवर्सिटी में पॉकेट मनी के लिए मैं करती थी. बस मैं ऑनलाइन अर्न करती गई एंड देन साथ साथ आई स्टार्टेड मेकिंग द ट्रैवल वीडियोस. पहले मैंने स्टार्ट टिकटॉक से किया. टिकटॉक थोड़ा ईजी प्लेटफॉर्म है. फिर मैं इंस्टाग्राम पे आई. आई डिड दैट फॉर दिस इज़ द 4th ईयर. एंड मेरी तब एक ड्रीम थी कि आई वांट टू अर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग. शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 1 साल हुआ है. अच्छा पता क्या होता है, देखो अम्मा अब्बा फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लड़की ट्रैवल करिए ये वो. असल कहानी होती है शादी के बाद. मतलब मैं अब इस उम्र में भी अगर अकेले ट्रैवल करती हूँ तो बड़ी मुझे अपने मियाँ से इजाज़त और वो सब लेनी पड़ती है कि अच्छा यार प्लीज़. और एक साथ पख होती है, बच्चा बड़ा या छोटा बच्चा कोई पख होती है साथ, फिर भी सोलो नहीं होती. तो तुम्हें कैसे फिर ये हुआ कि तुम्हारे हस्बैंड साथ जाते हैं अब या क्या होता है? मेजोरिटी में अभी भी सोलो ट्रैवल करती हूँ. समटाइम्स आई गो विद माई हस्बैंड एज वेल. अभी रिसेंटली हम उज़्बेकिस्तान में हमें 10 डेज़ गुजारा एंड आई रियली लव कि आई एम एबल टू ब्रिंग हिम विद मी सो ही गेट्स टू एक्सपीरियंस थिंग्स. उनको भी उतना ही शौक है या बस क्या तुम्हें ज़बरदस्ती थोपना पड़ता है जैसे मुझे मेरे हस्बैंड को घसीटना पड़ता है? आई थिंक उनको ट्रैवल का शौक नहीं, उनको मेरा शौक है. तो फॉर हिम हाँ. इट्स ही गेट्स टू स्पेंड टाइम विद मी. इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग. ओह ग्रेट. तो तो इसका मतलब तुम्हें बेसिकली तुम्हें सपोर्ट इस तरह तुम्हारे हस्बैंड ने की थोड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, यस क्योंकि अम्मी अब्बा हाँ वो वाले अम्मा अब्बा होंगे ना, ये करना शादी के बाद, ये करना शादी के बाद, है ना. सब हमारे अम्मा अब्बा कुछ ऐसे होते हैं. हाँ. सो अच्छा फिर सोलो ट्रैवलिंग कैसे शुरू की? ये शादी से पहले की कहानी पे वापस आते हैं. हाँ. सो अब मैंने कंटेंट बनाया. सो मेरा ड्रीम था ना, लाइक मेरा थोड़ा बिजनेस माइंडेड ड्रीम था कि आई वांट टू अर्न फ्रॉम दिस. Okay. क्योंकि मैंने आपको बताया मैं करियर में थोड़ा हूँ ना. हाँ. तो उसके लिए मैं ट्रैवल करना हर वक्त तो आपको कोई साथ नहीं मिलेगा. बिल्कुल. और मेरे काम के लिए कोई और क्यों आएगा. हाँ. एंड आई हैव टू ट्रैवल एवरी मंथ. ये हाँ. शुरू में ऑलमोस्ट एवरी वीक. हाँ. ठीक है. तो कॉन्फिडेंस तो मेरे में था. बस मैं निकल जाती थी, जो समझ आया कैमरे से बना के एडिट कर लिया. शुरू में Okay. तो कुछ समझ नहीं आती. तुमने थी मैं क्या कंटेंट बना रही क्रिएट करना शुरू किया? Yes, I started हम तुम्हारी एक वीडियो दिखाते हैं. मैंने देखी तुम्हारी वीडियो. तुम जो बजटिंग है उसके ऊपर तुम काफ़ी अच्छी वीडियोस Yes. बनाती हो. वो पूरी रिसर्च जो कि लोगों को बहुत हेल्प करती है. क्या मेरी टीम दिखा सकती है वो वाली बजटिंग वाली वीडियो? ये टाइम लगेगा थोड़ा वो करने में. हूँ. This is also अच्छा a ये good video. हाँ, इसमें भी बजट है तुमने थोड़ा दिखाया. बहुत. दिखाओगे ज़रा कोई? ओके ग्रेट. मतलब लाइक तुम्हारी बेसिकली वीडियोस की स्ट्रेंथ ये है कि तुम एक एक चीज़ बताती हो कि ये कितने का पड़ा, ये दूसरों को हेल्प मिलती है. Yeah. सो तुमने पैसे कैसे कमाना शुरू किए ट्रैवलिंग के थ्रू? Yeah. So initially it was through freelancing. एक प्लेटफॉर्म है अपवर्क. वहाँ पे काफ़ी लोग मेरे क्लाइंट्स होते थे बाहर के US UK के. मैं आर्टिकल्स लिखती थी फॉर देयर ब्लॉग्स, फॉर देयर वेबसाइट्स. सो वो डॉलर्स में इनकम होती थी तो पाकिस्तानी रुपीज़ में थोड़ा ज़्यादा बनता है. सो आई वुड जस्ट स्लोली सेव दैट एंड देन फिर मैं बजट ट्रैवल करती थी. Okay. बिकॉज एक लिमिटेड बजट होता था. फिर अम्मा अब्बा तब मान गए थे क्योंकि तुमने डिग्री तो कर ही ली थी जो अम्मा अब्बा को चाहिए होती है फ्रेम करने के लिए. डॉक्टर बनेगी हमारी बेटी बस. एंड ऑल्सो फिर माई शादी वॉज ऑल्सो इन द पाइपलाइन. अच्छा. तो उनको ये भी थोड़ी तसल्ली थी कि यू नो देसी पेरेंट्स का यही होता है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए तो बस खुश हो जाए. एग्जैक्टली. ज़्यादातर पेरेंट्स का यही सोच है. सो तुमने उस वक्त जो है लाइक जो सोलर ट्रैवल किया वो मैं तुमसे पूछी कि तो पैसे कैसे कमा सकते हैं इस ट्रैवलिंग से? अच्छा ट्रैवलिंग से किस तरह? शुरू में तो मैं सारा अपना फंड करी थी. मुझे ट्रैवलिंग से वीडियो से कोई पैसे नहीं आ रहे थे. ऑलमोस्ट आई वुड से कि 1 साल तो मैंने अपने खर्चे पे किए. ठीक है. सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत इनकम आने लगा बट इट वाजंट दैट कंसिस्टेंट. एंड देन इन द थर्ड ईयर मतलब पिछले साल कैसे आ सकती? जैसे कोई होटल्स या कोई ब्रांड्स होते हैं कि आप हमारे कपड़े पहन के चली जाएं या आप हमारी फ्लाइट ले लें या कुछ इस तरह? So there are definitely like different ways of earning, but the most I would say कि biggest सबसे ज़्यादा जिससे आते हैं ना वो आपको कंपनी से ही मिलते हैं. अच्छा. स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू. अच्छा. So for example अभी recently रिजॉर्ट है. हाँ. उन्होंने मुझे बुलाया Okay. कि आप आएँ एक ट्रैवल करें. ट्रैवल का सारा हम खर्चा देंगे आपको. गाड़ी, खाना पीना, स्टे, एक्टिविटीज़. आपने उसकी एक वीडियो बनानी है और Okay. उस पे भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे. अच्छा. हाँ. सो दे पे यू कि आप कोई होटल हो सकता है, कोई एयरलाइन हो सकती है. आई लाइक द ट्रैवल रिलेटेड वंस. उसके अलावा नॉन ट्रैवल रिलेटेड भी कोई खाने का ब्रांड, कोई कपड़े का ब्रांड, वो आपको अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे और आपने उनके लिए एक वीडियो बना के लगानी है. सो उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं किस टाइप की उनको वीडियो चाहिए, उनके डेडलाइंस होते हैं और फिर एक बजट होता है. सो यस दैट्स द मेन सोर्स ऑफ इनकम. हाँ. मतलब कि फिर तुम ख़ास तौर पे उनके लिए ट्रैवल करती हो और उसके बाद तुम्हारा वो जो शौक है ट्रैवलिंग का वो भी पूरा हो रहा है और तुम्हारा काम भी हो रहा है. छोटे सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद सोलो ट्रैवलर्स.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हमारी मुलाकात और बातचीत हो रही है सोलो ट्रैवलर्स से और ख़ास तौर पे ये लड़कियां जो हैं हमारे साथ हैं मौजूद। और मैं तो ब्रेक के दौरान भी इनके एडवेंचर्स देख रही हूँ वीडियोस के थ्रू। तो हमना से हम बात कर रहे थे, हमना ने अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाई कि कैसे वो इस सोलो ट्रैवलिंग का हिस्सा बनी है और बहुत सारी मज़े की इंफॉर्मेशंस भी आप अपने रील्स के थ्रू लोगों तक पहुंचा रही होती हैं। तो कितने मुल्क घूम चुकी हो हमना अभी तक? I think 5 countries I've been to. So Turkey, Egypt, Thailand, Uzbekistan. जो इजी कंट्रीज है ना जहाँ पाकिस्तान को वीज़ा मिल जाता है, टिकट्स होते हैं, वो भी कर चुकी हूँ। अभी भी कुछ रहते हैं जिस तरह बाली। तो अभी तुम्हारा इरादा है आगे, अगर तुम चाहो अगर आगे जाना, तो कहाँ जाने का तुम्हारा ख्वाब है? I have so much, पूरी दुनिया देखनी है। हाँ। So many places. तो उसके लिए तुम ट्रैवलिंग से ही कमाओगी या कोई नौकरी करोगी? क्या सोचा ट्रैवलिंग है? से ही, दैट्स द हाँ, गोल। अच्छा। अभी तक तो चल रहा है बजट ट्रैवल कर करके। अभी तक मेरा अपने लिए कुछ नहीं बचता, जो कमाती हूँ ट्रैवल पे लग जाता हाँ। है। लेकिन दिस इज व्हाट आई वांटेड, हाँ, यू नो, मेरा ख्वाब था कि मैं ट्रैवलिंग करूँ, इसी से कमाऊँ, बस ये हो रहा है, चल रहा है। तुम्हारी वो वाली देखते हैं ना थाईलैंड के जो एयरपोर्ट पे इतनी मज़े की, ये मैंने पहले भी देखी हुई है वीडियो, दिखाएं ज़रा प्लीज़। वाओ, ये बनाता कौन है? वीडियो शूट कौन करता है? सारी मैं करती हूँ। हाँ। यस, इवेंचुअली आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। रिसेंटली आई हायर्ड समवन, अच्छा। लेकिन अब तक सारा पिछले 3-4 सालों से मैं खुद ही शूट, खुद ही एडिट, खुद ही लगा। नहीं तो तुम जिसको हायर किया है उसको ट्रैवल भी करवाती हो साथ? इवेंचुअली शी विल। अभी तो मैं शूट करके उसको देती हूँ एंड शी एडिट्स अच्छा। द वीडियोस। आगे चल के ये है कि वो लाइक सोलो ट्रैवलिंग जब आपको शूट भी प्रॉपर करनी होगी, एक Yeah. प्रोफेशनल अंदाज में, Yes. आपको अपनी क्वालिटी अपग्रेड करनी होगी। ज़ाहिर है जब जैसे जैसे आप सीखते हैं आप अपनी रील्स की क्वालिटी भी अपग्रेड करते हैं। Yes. So, मैंने तुम्हारे देखा ड्रोन से भी शूटिंग हुई थी, तुम ड्रोन भी खरीद लिया है क्या? ड्रोन उस वक्त मैंने रेंट किया था हंजा अच्छा। में। हाँ। बट मेरा ये है कि मैं तो बिल्कुल सोलो कंटेंट, क्योंकि मैं बाइक पे होती हूँ और मैं सोलो, मतलब ऐसे ट्राइपॉड रखा, बाइक चलाई, फिर भाग के आई, ट्राइपॉड उठाया, मैं इसी तरह। और मेरा प्लान भी नहीं है किसी को लेके जाने का, मैंने ऐसे ही करना है। हाँ वही ना, मैं दिखाओ ड्रोन वीडियो दिखाओ ज़रा बरीरा की, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। अच्छा, अब हम चलो फातिमा की ज़रा कहानी पर आ जाते हैं। फातिमा, तुम्हारी तो मैंने ब्रेक में जो रील्स देखी है, एडवेंचर गर्ल तुम्हें सही नाम दिया है, उससे ऊपर भी कोई नाम होता तो वो भी मैं तुम्हें दे देती, माशाल्लाह। तुम कैसे इतनी एडवेंचरस बनी? तुम्हें कैसा शौक था बचपन से, कैसे यहाँ तक पहुँची? अच्छा, पहले तो हम लोग ना आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा होता है स्किल सीखना, स्पोर्ट्स करना। और हर टाइम हमारे पेरेंट्स हमें ऑक्यूपाई करते हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स के अंदर, जो हमें डिसिप्लिन सिखाती है। देन फर्दर ऑन इट टीचर्स यू लीडरशिप एज वेल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम डिसाइड करते हैं हमने क्या करना है। सो मेरे लिए वो डिसीजन यही थी कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़िंदा तभी फील करती हूँ जब मैं थोड़ा बहुत खतरे के पास होती हूँ। और इस वजह से ना मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की, जो मेरी जहाँ पे आई वाज अ नेशनल स्विमर, आई कन्वर्टेड इनटू अ स्कूबा डाइवर, जहाँ हॉर्स राइडिंग करते थे, अब मैं नेज़ाबाजी करती हूँ। एंड जहाँ आसमानों की बात है तो एज अ पायलट, एज अ पैराग्लाइडर, एंड यू नो व्हाट नॉट थिंग्स जो मैंने की अपनी ज़िंदगी में, आपको ना बस इट जस्ट मेक्स यू फील वेरी कंप्लीट। एंड ऑब्वियसली इन दोनों की कहानी की तरह मैं भी थोड़ा रिलेट करूँगी कि हमारे पेरेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं जब बेटियों की बात आती है। वो कहते हैं कि कुछ पता नहीं बाहर के ज़माने को, और वो उनको मसला ये नहीं होता कि हमारी बेटी, उनको मसला होता है बाहर के लोगों का नहीं पता कि कौन कैसा आपको मिल जाए। तो उस लिहाज से ना मैंने आई थिंक अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत गेन कर लिया। मेरी मदर को बहुत मेरे में ट्रस्ट था, एंड शी जस्ट न्यू वंस शी सॉ मी शाइनिंग एंड राइजिंग, शी हैड सो मच कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन मी। कहती ठीक है बेटा जाओ करो। मुझे बहुत टाइम लगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि अब मैं बड़ी हो गई और मुझे समझ आ गई है, लेट मी डू थिंग्स बिकॉज आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टोल्ड देम कि मैं अगर ये फैसला ले रही हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पे ले रही हूँ, कुछ हो ना हो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो तुम इतनी वो कहते हैं ना कि बहादुर, तुम क्या बचपन से ही बहादुर थी? अक्सर बच्चियों को देखा है मैं, छुपकली कॉकरोच से, चूहे से डरते हुए। तुम मैं अपने बारे में बचपन से ही बताओ। ऐसी थी, मैं बचपन से ही एनिमल लवर थी, जानवरों को रेस्क्यू कर रही थी, पहाड़ चढ़ रही थी, हर उठपटांग हरकत करी थी। फिर से मेरे 2 भाई भी हैं, चोटें लगा के आती थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चोटें तो लगती रहती थी। अल्लाह का शुक्र है हड्डियाँ नहीं टूटी, लेकिन चोटें कर आके ना बंदा सीख जाता है, समझ जाता है, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है।
और उसके बाद मेरा एक्सपोजर ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया, मैंने अपनी सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की। मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स करने जाना था, माय पेरेंट्स वर वेरी रिलक्टेंट कि बाहर के मौसम में तुम पहाड़ों में जा रही हो, सैलाब आ रहे हैं ये, बट मेरे दिल में आवाज़ थी कि बस मैंने जाना है तो मैंने जाना है। मैं चली गई, मैं कर आ गई। और मेरे पेरेंट्स सो प्राउड थे बिकॉज इट वाज एन इंटरनेशनल कोर्स एंड सर्टिफिकेशन मिल रही थी उनको। पाकिस्तान में सब चीज़ों के इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, बस लोगों को पता नहीं होता या एक्सपोजर नहीं होता, सही मार्केट नहीं हुई होती। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ये देखा ना कि आप अगर कोई काम सही तरीके से कर रहे हो और आप आंसरेबल भी हो अपने ही कामों के, तो आपके पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। और जहाँ तक वो बात आती है ना, जहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग नहीं होते, वो लोग ख़ानदान वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं। एंड आई वुड टेल माई पेरेंट्स कि डू दे पे माई बिल्स? नो दे डोंट, सो व्हाई शुड आई इवन केयर अबाउट इट? आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन। जब तुम ये सारे कोर्सेज करी थी उस वक्त खुद तुम कमा रही थी या अम्मा अब्बा की पॉकेट मनी पे ही जा रही थी? नहीं, आई थिंक 2016 से मैं खुद ही कमा रही हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब थी, बड़ी क्यूट सी जॉब थी। आई वाज अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, क्योंकि मेरी नेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ ना हर समर्स में तो मैं स्विमिंग की ट्रेनिंग करती थी। फिर उस साइड पे ख़वातीन और बच्चे का हमें भी सिखाए मैडम, तो उनको सिखा के आई स्टार्ट अर्निंग। मैंने कहा अच्छा ये तो पीस ऑफ केक है, जो मैं काम कर रही हूँ उसी से मैं सिखा रही हूँ और कमा रही हूँ। तो आई वुड अर्न एंड आई वुड स्पेंड। मोस्ट ऑफ माई फाइनेंसेस हैव बीन इन्वेस्टेड इन ऑल दीज educational courses, so I should know what I'm doing. I should be certified for what I'm doing. कि अगर मैं सोलो भी जाती हूँ ना, मेरे साथ एक इंटरनेशनल का ठप्पा लगा हुआ है जहाँ पे कोई बात नहीं हो सकती कि अच्छा she knows what she's doing, she has learned it. So वो मुझे एक फ्रीडम दे देता है एजुकेशन एंड कोर्सेज के I know what I'm doing so I can do whatever I want. एंड चीज़ों को प्लान करना, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एज अ गर्ल। अगर आप सीख जाओ ना तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तुम्हारे भाई भी इतने एडवेंचरस हैं या तुम एक निकली हो उनसे भी ऊपर? नहीं, मेरा बड़ा भाई एडवेंचरस था। अब तो वो दुबई में होता है, इज डेंटिस्ट। अच्छा। एंड मेरी बड़ी बहन भी थोड़ी बहुत इस तरह से, शी इज़ अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, शी इज़ अ डेंटिस्ट, शी इज़ अ एस्थेटिक फिजिशियन एंड MMA ट्रेनर। तो उसके बाद मैं आई थिंक मैक्सिमम हूँ अपनी फैमिली की कि मेरी बस हदें वो पार ही नहीं होती, आप कुछ पहुँचता ही नहीं है। इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर मी। मैं जाती हूँ। मैं ज़रा दिखाऊं तुम्हारी चीज़ें लोगों को। स्कीइंग तो ये कर रही है, तो पहाड़ ये चढ़ रही है, तो डाइविंग ये कर रही है, घोड़े पे ये, बाइक पे ये, और क्या बचा है, जहाज ये उड़ा रही है। वाह भाई, अब और भी दिखाओ जरा। ओए ओए, कौन सी थी ये फातिमा? कानपुर लेक। अच्छा, बेयर बैक राइडिंग कर रहे हैं। अब तुम घोड़े पे बैठी हुई हो बगैर वो सैडल के। बगैर सैडल के? या तुम्हें मतलब लाइक राइडिंग तुमने कब सीखी? When I was 9 years old. ये सारे काम मैंने अपने बचपन में सीखे हुए हैं और अब वो पॉलिश होके एडवेंचर एक्टिविटीज़ बन गई है। थिंग्स दैट आई लव एंड दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। नहीं, मुझे बताओ, तुम डाइविंग की भी तुमने सर्टिफिकेशन ली हुई है? यस, पैडी और सर्टिफाइड तुम इंस्ट्रक्ट भी करती हो? आप इंस्ट्रक्ट अभी नहीं करती, हाँ। लेकिन मैं नॉर्दर्न एरिया हाई एल्टीट्यूड डाइव्स के अंदर पिछले 7 सालों से करवा रही हूँ। खानपुर लेक के अंदर, मंगला लेक के अंदर, क्योंकि कराची के अलावा तो जगह नहीं थी अंटिल आई डिस्कवर्ड। सो मैंने बहुत सारे लोगों के लिए ना डाइविंग कोर्सेज करवाए हैं एंड एवरीबॉडी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। प्लस हम इंटरनेशनली सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स को बुलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स में से किसका हाथ है तुम्हारी इतनी एडवेंचरस पर्सनालिटी को बिल्ड करने में? दोनों का, क्योंकि मेरे फादर का लाइफस्टाइल दैट ही वाज एन आर्मी एंड मेरी मदर की नेचर। माय मॉम इज़ अ वेरी हम्बल वुमन एंड माय फादर इज़ वेरी एडवेंचरस एंड ब्रेव। सो दे नेवर टॉट मी दिस, लेकिन मैं सबकॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करती रही हूँ सारी ज़िंदगी। मैंने अपने अब्बू की दलेरी देखी है कि उस किस तरह से चीज़ें करते रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम एंड वन गो में ड्राइव्स करना इतने किलोमीटर। और वो सब बाबा ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन मैं देखती रही हूँ और फिर मैंने अब खुद ही अपना लिया सब कुछ। अब तो ये पैराग्लाइडिंग भी कर रही है भाई लड़की। बचा क्या है अब? बस चांद पे जाना रह गया मुझे लगता है इसमें। हाँ, किसी दिन ये भी खबर आएगी इंशाल्लाह। एलन मस्क के साथ काम कर रही हूँ। हाँ। ये भी हम कोर्स कर रहे थे, अपनी इक्विपमेंट अपना उनको हमें सिखाना। ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी फ्लाइट थी। ये कहाँ, इस्लामाबाद में होता है? ये चकवाल के अंदर आड़ा नाम की जगह टेक ऑफ करते हैं 2000 अच्छा। लगभग 2000 फुट की बुलंदी पे। और पायलट भी तो हैं। हाँ ना, मतलब ये स्काई डाइविंग। मैंने जितने भी शूट्स किए थे ना, मैंने स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम TVCs, फिल्म्स एंड ड्रामाज एंड एवरीथिंग। तो वो सब पैसे मैंने अपनी फ्लाइंग में डाले, अपने एडवेंचर इक्विपमेंट वगैरह में सारे डाले। तो या वेरी नाइस।
और तुमने फिर लाइक कमर्शियल पायलट बनने के लिए तुमने पूरी ट्रेनिंग वगैरह वो भी ली, बिल्कुल। क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी बहुत महंगी होती है बहन। बहुत ज़्यादा महंगी होती हाँ। है। उस टाइम जब शुरू किया था 28,000 पर घंटा था, अब 60,000 पर घंटा है। तो सर्टिफाइड हो गई हो अब या चल Almost. रही है? चल रही है, मतलब कि तो फिर आपके तुम्हारा आगे का प्लान है कि मैं कुछ पैसे कमाऊं, कमर्शियल पायलट बन जाऊं, कुछ पैसे तो कमाऊं मैं? ये बिल्कुल। तो मैं जो कमा रही हूँ वो लगा रही हूँ। पाकिस्तान में एविएशन एक बहुत ट्रिकी फील्ड है और हाँ। इसको बहुत सोच समझ के अपनाना चाहिए, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। आपका बहुत सारा पैसा, जायदाद, सब कुछ लग जाता है सिर्फ पायलट बनने के अंदर। हाँ। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग के साथ करें तो फ्यूचर बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब एविएशन इंडस्ट्री दोबारा से जिंदा हुई है। जिंदा हुई है, तो बिल्कुल। बहुत सारे अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हाँ हाँ, वही कहाँ पहाड़ चढ़ना, मतलब फुल एडवेंचर की कहानी। सुनो, लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेरेंट्स स्पोर्ट्स में जो होती हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं। Yeah. ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जाए ना। पेरेंट्स को यही होता है ना कि अब अच्छा चलो जा रही है, वी ट्रस्ट आवर डॉटर, बस टांगे शांगे ना तड़वा के आ जाए, हाँ। कुछ हो ना जाए, कोई ऐसी अनफोर्स सिचुएशन ना हो कोई जाए। चेहरे पे निशान ना पड़ जाए, कोई अम्मा अब्बा को ये भी होता है, पता है बेटी का रिश्ता होगा कि नहीं, ये तुम्हारे काली ना हो जाओ यार, इस तरह की सारी मेरी बातें अम्मा कहती थी कोई टांग टूटी से शादी नहीं करता। ऐसे ही है ना। तो फिर वो सब कैसे तुमने चीजें बचाई? कभी खुदा ना खास्ता कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट ऐसा? बिल्कुल हुआ है, पैराग्लाइडिंग करते हुए लास्ट टाइम मैं क्रैश हुई थी कीकर के दरख्त के अंदर। मेरे अरे सारे यार। हाथों पे वो कांटों के निशान खुरचे हुए थे, फेस के ऊपर थे, लेकिन मैं कहा शुक्र है बच गई, माँ की दुआएं थी। बहन भी तो है ना एस्थेटिशियन, तो सही है ना, वो बचा लेगी। अम्मा को यही बोल दिया करो। मैं क्रावसेस में भी गिरी हुई हूँ, मैं पहाड़ों से भी गिरी हुई हूँ, मैं ऐसी गहराइयों में समंदर की जहाँ मैंने देखा है कि 1 बार का प्रेशर रह गया मेरे टैंक में, और आपने भी इतना ऊपर जाना है। पहाड़ों के ऊपर जाके मेरी सांसें भी निकली हुई हैं कि 53% ऑक्सीजन सैचुरेशन आई हुई है मेरी। बट देन अगेन आई वॉज एजुकेटेड ऑन ऑल ऑफ दिस, आई लर्नड, तो आई ऑलवेज टेक। तुम बता रही थी ना मुझे कि पहाड़ के ऊपर जाके तुम्हें मीठी मीठी नींद आना शुरू हुई, और फिर वो तुम्हें पता था कि अब अगर मैं सोई तो वो हमेशा के लिए ना सो जाऊं, क्योंकि तुमने पढ़ाई की हुई थी। बिल्कुल क्या ऐसा ही है। होता है ये? आपको हेस के सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं जब आप बहुत जल्दी एल्टीट्यूड गेन करते हो ना, तो आपका कह लें सेरेब्रल एडेमा, जिसके अंदर आपका ब्रेन जो है स्लोली स्लो डाउन कर जाता है। इट स्टार्ट्स टू अ लिटिल मैल फंक्शन यूड से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना 6000 मीटर के बाद आपको नहीं मिलती, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, एंड देन इट जस्ट मेक्स यू स्लीपी एंड डिजी एंड नॉजियस, एंड देन हेलुसिनेशंस भी आ जाती हैं। कैसे आपने आपको जगाए आप अगर फिर इस तरह फंसे हो? मैंने पहचान लिया था, मुझे पता चल गया था, और उससे पहले ही मैंने क्लाइमेटाइजेशन की मेडिसिन भी ली थी जाने से पहले। ऑल्दो आई वाज क्लाइमेटाइज्ड चिमशाल पास के ऊपर 4300 क्या मीटर पे। मेडिसिन होती है ये? वो बस एक मेडिसिन होती है, आप लेते हो जिससे आपको ना क्लाइमेटाइजेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर आसान हो जाती है। और उसके बाद जब मैं जा रही थी और मैं स्लो डाउन हो गई, तो मेरे साथ जो गाइड था उसने ऑक्सीमीटर लगाया, उस पर 53% सैचुरेशन आ रही। कहता फातिमा पहाड़ यहीं पे ऑक्सीमीटर है। वही ना जो हम कोविड में लगा के चेक करते थे। हाँ, तो उसने कहा देखो पहाड़ तो इधर ही है, अगले साल आ जाओ, पहाड़ इधर ही है। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, मैंने कहा अम्मी अबू ने इजाज़त नहीं देनी दोबारा आने की, आज ही। तो मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस की, सबमिट किया, और फिर मैक्सिमम डिसेंट किया मिनिमम टाइम के अंदर, एंड आई वाज परफेक्टली फाइन, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा रिस्क एक्सटेंड नहीं की, एंड आई वाज डाउन ऑन दी ग्राउंड्स इन 2 आवर्स। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो आपको ना एक दफ़ा आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाती है क्या हो रहा है। आप अननोन नहीं होते सिचुएशन के साथ। आपको चोटें लगती हैं, मुझे बहुत सारी चोटें लगती रहती हैं, बट सिंस आई एम नॉट अ ट्रेन्ड पैरामेडिक, फर्स्ट एड सीखी हुई है, तो अपने ही ज़ख्म, अपनी ही चीज़ें ठीक करनी आ जाती हैं। हाँ, तो तुम जिम वगैरह भी जाती हो अपनी वो सारी मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल, तो स्ट्रेंथ ज़ाहिर है, ट्रेनिंग तो हमारी strength बहुत training। इंपॉर्टेंट है। और तुम कब से करी हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 10 साल हो गए हैं, 10 साल से करी हो, लाइक प्रॉपर जिम जाना और ये वो सब? प्रॉपर स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग। अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हो? डाइट का हाँ रखना पड़ता है। आपने बस इतना ख्याल रख लेना कि आप कितना खा रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं, तो आपकी सारी लाइफस्टाइल बहुत सीधी हो जाती है। सो तुम्हें ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक है या एडवेंचर्स का ज़्यादा शौक है? ट्रैवलिंग विद अ पर्पस। अगर अच्छा। आप पैसा लगा रहे हो, आप इतना एफर्ट और टाइम लगा के अपनी रूटीन से खाली निकल तुम्हें के साइट जा रहे सीइंग का हो। शौक नहीं है? नहीं नहीं, एक तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो, अपने पाकिस्तानी पेरेंट्स को कि आई विल बी ओके, लेट मी गो। फिर आपने अपने पैसे लगाने हैं, आपने टाइम लगाना है, एफर्ट लगाना है, वो ट्रैवलिंग की खज्जल ख्वारी गुजारनी है जस्ट टू रीच समवेयर। इट शुड बी फ्रूटफुल, इट शुड बी कह लें
सेलिब्रेटरी, यू नो आपने कुछ काम किया है, आप किसी मकसद से जा रहे हो, आपको अच्छा लगता तुम है। तीनों की बिल्कुल अलग अलग सोच है उस हवाले से लेकर कि जैसे इसको कल्चर, ज़बान, खाना, इसको दुनिया के बारे में जानना है, लोगों के ख़यालात जानने हैं, उनके रूल्स, उनकी ट्रेडिशंस, वो सब जानना है। ये जो है इसको ट्रैवल भी करना है, दुनिया भी देखनी है, पैसे भी कमाने हैं, रील्स भी बनानी है, दूसरे लोगों की मदद भी करनी है, अपनी एक्सपीरियंसेस से दूसरे लोगों का भी बजट बचाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, और तुमने एडवेंचर करना है, तुमने कुछ सीखना है, तुम्हें जुस्तजू है कुछ सीखने की। वाह, मुझे 3 अलग अलग किस्म की जो है ट्रैवलर्स मिले हैं आज, और मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और इनसे जानेंगे कि इन्होंने कोई सोच के रखो कोई ऐसे एक्सीडेंट्स जिनका तुमने सही से मुकाबला किया हो और जिनके सॉल्यूशंस निकाले हों, वो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम ट्रैवलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं लेकिन आता नहीं उन्हें ट्रैवल करना, मतलब शुरुआत ही कैसे करनी है, शौक़ तो बहुत है, ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें। तो हम आपको गाइडलाइंस भी देंगे। अहमद चौहान जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर एवेंटिका ट्रैवल से है, वो हमें थोड़ा सा गाइडलाइंस देंगे कि अगर चलें डोमेस्टिक ट्रैवल ही शुरू करते हैं आप, और जो शौक़ इन सब के दिल में था, तो ज़ाहिर है माशाल्लाह इनकी हिस्ट्री, इनका बैकग्राउंड ऐसा है, इनकी एजुकेशन ऐसी है कि इन्होंने हर चीज़ खुद सीखी समझी और अपनी ट्रैवलिंग करे, अपना शौक़ पूरा करे। अपनी ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, फिर ना मिलेगी दोबारा, पे बिलीव करके सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम आपसे अहमद बात करेंगे कि अगर कोई हमें देख रहा है इस वक्त और वो कहता है और मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है ट्रैवल करने का, क्या करें, कैसे करें, तो क्या अहमद को फ़ोन मिला लें, भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? देखिए, सिर्फ अहमद को फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त पाकिस्तान में इन थाउजेंड्स DTS होल्डर कंपनीज मौजूद हैं। हमारी एक है, ऐसी हज़ारों हैं अच्छा। जो अच्छा काम कर रही हैं। हाँ। और क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अक्सर देख रहे होते हैं लोगों को ना कि आप जाएं और ख़ुद से जाएं, किसी टूर ऑपरेटर के साथ ना जाएं। हाँ। वॉइस ऑफ कस्टमर जो हैं वो भरे हुए होते हैं ऐसी पोस्टों से। तो बात यह है कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट आपकी फैमिली को एक ऑपरेटर के साथ ही मिलता है। देखिए, जैसे अभी किसी को नो हाउ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उन्होंने अहमद को बताया कि हमें ट्रैवल करना है, तो अहमद क्या करेंगे? सबसे पहला सवाल पूछेंगे आपका बजट कितना है, वो वाली चीज़ मुझे बताएं स्क्रैच से। सबसे पहले हम उन्हें एक क्वेश्चनर भेजते हैं अच्छा। व्हाट्सएप पे कि आप कितने लोग हैं, कितने दिनों के लिए जाना है, प्रेफर्ड लोकेशंस आपकी क्या क्या हैं। हाँ। फिर कोई आपका स्पेसिफिक लोकेशन वो जहाँ आप अलग से जाना चाहते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं। 4x4 जीप यूज़ हो सकती है। कोई एजड लोग तो नहीं है आपके साथ, कोई बच्चे बहुत छोटे तो नहीं है वो आइटनरी बनाने के लिए। फिर एक प्रेफर्ड एस्टिमेट, एक आइडिया हम उनसे मांग लेते हैं कि आपका बजट क्या है। फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस होती है तो हम रिकमेंड करते हैं। यानी आप सब कुछ करते हैं, होटल बुक कराते हैं, आप उनको गाइड लाइन देते हैं कि अभी ये वाला मौसम जो है ना उधर जाने का नहीं है, ये है ना। Exactly. क्योंकि देखिए आम लोगों को तो नहीं पता, ये वाला मौसम उधर जाने का है। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो महंगे होटल्स मिलेंगे, तो आपके बजट में नहीं पूरे हो पाएंगे। Exactly. अगर आप इस तरफ का रुख करेंगे वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। ऐसे ही करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। प्लस हम उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर ब्लॉसम या ऑटम है तो आप GB की तरफ जाएं। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर समर्स है तो आप गलियात और चले हम ऐसा करते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं ताकि लोगों को समझ आए। अभी चल रहा है जुलाई, अब अगर आपके पास किसी ऐसे शख्स की कॉल आती है जिसको कुछ नहीं पता घूमने के बारे में, पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका बजट मिनिमम कितना होना चाहिए कि वो निकले बाहर कराची से या लाहौर से या इस्लामाबाद से, अपनी शहरी लाइफ छोड़ के। ज़ाहिर हमारे पास तो नॉर्थ है या फिर बलूचिस्तान है, मतलब हैं घूमने फिरने की जगहें। क्या है? सबसे पहले तो यही बताएं ना, नॉर्थ हो गया घूमने फिरने के लिए, बलूचिस्तान तो ठीक है। ऑलमोस्ट अनएक्सप्लोर्ड, हाँ, जो अभी तक एक्सप्लोर्ड ही नहीं है। हाँ। प्लस नॉर्दर्न एरिया में इतनी जगहें हैं जो शायद ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ने तो देखी हैं बट आम टूरिस्ट पब्लिक वहाँ ने तक नहीं देखी। नहीं जाते। अगर आप शमशाल की साइड को देखें, आम पब्लिक को आइडिया भी नहीं है। आम पब्लिक के लिए हुंजा जो है वो खुंजराब तक का रोड है, ओके। ठीक है। उसके अलावा उन्हें चिपुरसन वैली
नो आइडिया। मियाचर खो नाम भी नहीं सुना मैंने तो कुछ। ये वो जगहें हैं कि जहाँ इंसान को जाना चाहिए अगर वो ट्रैवलिंग से सीखना अब चाहता इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वो मुझे लेवेंडर फील्ड्स नजर आ रही हैं, एक पता नहीं कहाँ, पता नहीं एआई है कि असल में है, वो नहीं है आजकल रील्स देख रही हूँ मैं कि लेवेंडर कहीं है, है। देखें पर्पल पर्पल फूल है। होता है मुझे इस साल मैंने देखा मुश्कपुरी पे वो वाले इतने प्यारे प्यारे से फूल हैं, डेजीज। या तो वो मैंने पहली दफा देखा इतनी जिंदगी में अपने। और लेवेंडर किधर है? कर दूं कर दूं, ये देखो मैंने देखा ही नहीं था, अभी नजर आ रहा है। सिर्फ टूरिस्ट को रोड से हटने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वो ऑप्शंस अगर एक ऑपरेटर देता भी है ना, हाँ। क्योंकि क्लाइंट हमेशा एक बंदे से कंसल्ट नहीं करता, वो एक हमारे पास आएगा, फिर किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास, कोई ना कोई उन्हें ये कह देते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, अच्छा हम वापस आपकी आते फैमिली के लिए हैं फिजिबल सॉरी नहीं है। उस सवाल की तरफ जो मैंने पूछा था। आपने बोला नॉर्थ बलूचिस्तान, सिंध में कोई ऐसी जगह है जहाँ घूमने फिरने जाया सिंध जा में गोरख हिल का बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है इन विंटर्स, प्लस बारिशों के टाइम पे थोड़ी ठंडी नगर जगह है पार्कर ये। और थर पार्कर। गोरख हिल थोड़ी ठंडी जगह होती है? गोरख को टैगलाइन तो मरी ऑफ सिंध का दिया गया है। अच्छा। ठंड बहुत होती है इन विंटर्स, ऑलमोस्ट -1 तक भी जाता है, ओके। जीरो तो रहता है। सिंध के अंदर बर्फ पड़ती है बर्फ़ नहीं पड़ती, बट यह है कि पानी अगर पड़ा हुआ है ना तो वो रात में जम जाता है। जैसे हम लोग शूटिंग करने फिल्म के गाने की रनी कोट गए थे, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा गई और रनी कोट कहते हैं उसे। तो वो वहाँ पे वो इतना खूबसूरत था और मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में कभी देखा क्यों नहीं। वहाँ मॉडल्स को ले जाके फ़ोटो शूट्स होते हैं, हमारा गाने की शूट हुई थी। सो नॉर्थ तो सबको पता ही है क्या चीज़ नॉर्थ घूमने की जगह, लेकिन सिंध में भी ऐसी बहुत सारी जगहें, मैं तो हैरान रह गई। साउथ पंजाब में इतना कुछ है, बहावलपुर में। बहावलपुर में वहाँ पे नवाब फैमिली वाज लाइक द लीडर्स उस टाइम पे ना, प्री पार्टीशन उनका अपना किंगडम था। हाँ। तो जब वो पार्टीशन के बाद ख़त्म है, उनके महले, उनके जो फोर्ट है, दिरावर फोर्ट, गुलजार तुम लोग महल, गई हो? नूर महल, यस, एंड उनकी शाही कब्रिस्तान, सादिकगढ़ पैलेस बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली मेंटेन नहीं है, हाँ। विच इज़, लेकिन बहुत कुछ है। इवन उधर से थोड़ा सा दूर जो मुल्तान में भी है आपके पास। एंड देन इवन इन स्वात, लाइक इन स्वात यू हैव बुद्धिस्ट हिस्ट्री, स्टूपाज हैं। अभी मैं रिसेंटली गई थी जहानाबाद स्टूपा। सो इन एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान मुझे पता है दुख क्या होता है, क्योंकि मैं ये सब जगह मतलब इसी तरह की जगह मैंने स्पेन में देखी हैं, इटली में देखी हैं। बोले ये छोटी सी चीज़ को इतना एग्जैचुरेट करके, मार्केट करके, उसे मेंटेन करके बेच रहे होते हैं और लोगों को देख, जब मैं देखने जा रही हूँ मैंने कहा है इससे अच्छी जगह तो पाकिस्तान में है, अरे इससे अच्छी ये तो मैं इसलिए हैरान होती हूँ, हमारे यहाँ लोगों को सही मार्केटिंग नहीं आती। इवन चित्राल में देयर आर ऐसे एरियाज जहाँ पर अभी भी बादशाह आता है, और बादशाह हैं और वो आपको इनवाइट करते हैं। मुझे इनवाइट किया था, एक छोटा सा कस्बा है चित्राल में, और अपर जब हम जाते हैं दीर वगैरह की, दीर नहीं, अपर चित्राल जो है, मेडोस की बात, हाँ उधर जब हम जाते हैं जैसे एरियाज़ हैं, बूनी, और वहाँ बूनी मस्तूज, एग्जैक्टली उधर ऐसी अभी भी इलाकों में बादशाह आता है जहाँ पे एक बादशाह है और उसके साथ लोग हैं और वो बुलाता है, उसी तरह उसकी पेशियाँ होती हैं वहाँ पे, वो करता है जैसे एक सरदार होता है लेकिन उसको बादशाह ही कहा जाता है। तो अभी भी इतनी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, मतलब मुझे कुछ होता है कि पता क्यों नहीं है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिकली दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ किंग्स, बट भुट्टो साहब ने जब ये सारी रियासतें ख़त्म कर दी थी तो बट उन्हें वो इज़्ज़त मिलती है अभी तक, वो बेशक शिगर हो, स्कर्दू हो, भावलपुर हो या चित्राल हो। अच्छा जैसे लाइक तुम मुझे ब्रेक में बता रही थी एक चीज़ जो तुमने इस तरह, क्या कहते हो उसे, लिफ्ट ले लेके आगे बढ़ना, उसको क्या हाइकिंग हिच हाइकिंग अच्छा एक मैंने नया वर्ड सीख लिया। ओके तो वो किस तरह तुमने बताओ स्टोरी। हाँ। सो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पास बजट बहुत कम होता था, बिकॉज अर्निंग तो बाद में स्टार्ट हुई थी, शुरू में किसी के पास बजट नहीं होता। हाँ। लेकिन जो उस टाइम ट्रैवल होता है वो सबसे मज़े का होता है। सो बेसिकली मुझे बहुत ना एक चुल हुई थी कि मुझे जाना नॉर्थ कुछ टाइम रहने के लिए। हाँ। वो अंदर से एक थी, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया ना, तो मुझे एक लड़की मिली, उससे मैं कभी नहीं मिली हुई थी, वो लाहौर की थी, मैं इस्लामाबाद की थी। हाँ। तो उसने कहा मैं तैयार हूँ, ठीक है। उसकी अम्मी थोड़ी कंसर्न थी, उसकी अम्मी से मैंने कॉल पे बात की तो तसल्लियाँ होगी। हम बैठे फैसल मूवर्स पे 5000 दो स्ट्रेंजर्स एक साथ महीनों के लिए जा रहे हैं। हाँ, बड़ा रिस्क था, आपको नहीं पता अगला बंदा आपको पसंद आएगा, तबीयत मैच करेगी।
कोई प्लान नहीं है, ना होटल बुकड है, ना आइटिनरी बुकड है, ना टैक्सी बुकड है। हम बैठे हैं फैसल मूवर्स पे, 5000 का टिकट, पहुंच गए हम करीमाबाद हुंजा, आगे कुछ पता नहीं कहाँ जाना और रात हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ आवर एडवेंचर। मेरे पास 50,000 थे, उसके पास भी आई थिंक 40-50,000 रुपीज़ थे, और हमने एक महीना गुजारा इस बजट में। तो अब आपके पास टैक्सी एक दिन का 20,000 लेती है, आपने पूरा महीना 50,000 में गुजारना है, एक दिन का आप 20,000 नहीं दे सकते किसी टैक्सी को। तो हम लेते थे लिफ्ट ले के ना जाते थे। गाड़ी में लिफ्ट ली या बाइक पे ली, कैसे ली? किसी की गाड़ी में भी बैठ गई? तो हम इस तरह करते थे, जो रुकता था हम उसको चेक करते थे कि ये हमें ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा, हम कहते चल जा। अगर हमें ठीक लग रहा था हम पीछे बैठ जाते थे। हम रिजेक्ट करते थे जो हमें। ये दिखाते हम जरा, ये इनकी हिच हाइकिंग दिखाएं जरा। हमें लिफ्ट दी। ओह माय गॉड यार, ये तो बहुत मजे का एडवेंचर है। सुनो, क्या तुम लोग कोई पेपर स्प्रे या कोई चीज ऐसी साथ रखते हो? रखना तो चाहिए, अभी मैंने एक छोटी सी नाइफ ली है। अच्छा, वहाँ ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अच्छा, 100% ऑलमोस्ट लिटरेसी, 0% क्राइम, नॉर्थ इज टोटली सेफ। माशाल्लाह। पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ की इस्माइली कम्युनिटी है, इतनी एजुकेटेड है, इतनी वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट है उनके कल्चर में। वहाँ पे शिया कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है। आई वुड से बेटर देन हम जो मैं शहर में रात के 2 बजे इस्लामाबाद में, आई विल नॉट फील सेफ। वहाँ पे रात के 2 बजे सड़क पे आई विल फील सेफ। नहीं कहो यार, वाओ। वहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस आपके अपने हाथ, पाँव और बॉडी होती है। आपको अपनी बॉडी को इतना ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक ट्रैवलर ने बताया था जो बाय फुट बेयर फुट ट्रैवल करते थे, ही वाज माय मेंटर, वो ही इज़ राइटर एज वेल। उन्होंने पूरा पाकिस्तान बाय फुट ट्रैवल किया 1992 में। 1992 से 2000 तक उन्होंने बाय फुट ट्रैवल किया है। और उन्होंने मुझे बताया कि जब बंदूक तुमसे चलेगी, बंदूक आगे से भी चलेगी, तो जो ट्रैवलर होता है वो नहत्ता होता है, उसके पास असला नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। आप अपने आप को सेव कर सकते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़। और अगर आपको कुछ निकलेगा ना तो बंदूक चल जाएगी। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ टाइम टिप दी थी ना कि ट्रैवलर को मासूम बन के चलना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो बलूचिस्तान भी गए थे तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स में वो फंस गए थे, तो वो कहते हैं मैं सिर्फ इसलिए फंसा क्योंकि मेरे पास हिस्सा कोई चीज़ नहीं निकली, और उन्होंने मतलब मैं साइड इसलिए पे मुझे बचा। कर दिया। या इसलिए बचा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वजह से किल हो गए थे, क्योंकि वो टेरर में आकर उन्होंने बंदूक निकाल दी, कोई छुरा निकाल दिया मारने के लिए। लेकिन जो उन्होंने देखा कि अच्छा ये नहत्ते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, दे आर इनोसेंट, दे आर जस्ट ट्रैवलर्स, उनको निकाल दिया। तो उन्होंने मुझे लाइफ टाइम टिप दी कि सबसे अच्छा असला तुम्हारा अपना हाथ, अपना सेल्फ, अपनी ताकत है, उसका इस्तेमाल करो। ओह, कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है। अच्छा, तो तुम बता रही थी इसके बारे में, तुमने जो होटल्स में रुके, जो तुमने मुझे नहीं पता था 7,000 समझ के, वो वाली मजे की बात बताओ। ओके, सो हमारे पास अच्छा होटल्स रेट हमें बताते थे मिनिमम 2,000, 3,000, अच्छा होटल 4,000। तो अगर आप 4,000 पर नाइट दोगे तो आपका तो 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा ना पैसे। तो हम हर होटल में जाके इस तरह पूछें कि 1,000 पर नाइट में रूम मिल जाएगा, हमें था 500 करके हम रह लेंगे। ठीक है। तो हम गए गुलमित, हुंजा से थोड़ी सी आगे, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा। वहाँ पे हमें बहुत खूबसूरत होटल मिला, लाइक उसके लॉन्स हैं, शीप हैं, प्रॉपर वाइट बेड शीट्स वाले रूम्स हैं। हमने कहा ट्राई कर लेते लक। हमने ओनर से बड़े कॉन्फिडेंटली कहा हम 5 नाइट स्टे करेंगे, हम 7,000 पे करेंगे। थोड़ी देर सोचते हैं, तो चलो ठीक है, आ जाओ, सामान रखो इनका ना। तो हम बड़े खुश कि हमें इतना अच्छा डील मिल गया, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमें लग रहा है गेस्ट हाउस। थोड़ी देर बाद ना वहाँ का जो वर्कर होता है बड़ा परेशान हमारे पास आके कहता है कि मालिक को लग रहा है कि आप पर नाइट 7,000 देंगे। तो मतलब उसको लग रहा है कि आप 7 × 5 यानी 35,000 पे करेंगे। और हम इतने परेशान कि अब तो रात हो गई, हमने सामान रख दिया, अब हम किधर जाएंगे। लेकिन वो जो ओनर था, ही वाज सो नाइस, उसने हमारी ही अंडरस्टूड आवर सिचुएशन। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप रह लें। एंड वो अपनी बहन आपको काइंड ऑफ लाइक समझते हैं, सो दे अंडरस्टैंड। एंड फिर मैंने उनके लिए वीडियोस भी बना दी, तो थोड़ा सा उनका भी फ़ायदा हो गया। बट इस तरह कर आके ना बचा के। अच्छा, एक और स्टोरी सुनाती हूँ कि हम चाइना बॉर्डर किस तरह पहुँचे। तो हमने ना वो पिक्चर्स देखी हुई थी कि वो चाइना का एक बॉर्डर है, बिल्कुल कराकोरम हाईवे के बिल्कुल एंड पे जाता है। और मेरी फ्रेंड को शौक था कि मुझे बस हर सूरत में वहाँ पहुँच के उसके सामने एक तस्वीर लेनी है। अब मसला ये है कि जो चाइना बॉर्डर है ना, वहाँ पे सोस के आगे कोई गांव नहीं है। तो जिस तरह ये लोकल्स जा रहे होते हैं अपनी डिलीवरी ट्रक्स, उस पर तो हम लिफ्ट ले नहीं सकते।
तो सॉस तक तो हमने इस तरह किया कि बस रोक के ना चिप्स के जो लेज़ का जा रहा है डिलीवरी ट्रक उसके पीछे हम बैठ गए, जगह नहीं होती थी, हम पतली पतली थी ना, हम डब्बों के ऊपर इस साइड पे घुस गए और मसला ये होता है ना कि नोबडी इज गोना गो द होल रोड, कोई 100 किलोमीटर बाद रुक रहा है, कोई 150 किलोमीटर बाद रुक रहा है, तो हमने 4 गाड़ियाँ बदल के हम पहुंच गए सोस्त। लेकिन सोस्त से आगे चाइना बॉर्डर फिर हमें था कि कौन लेके जाएगा। फिर एक लोकल था, वो देख रहा है कि यार ये लड़कियां रूल इस तरह फिर रही है तो उसके पास एक ऑल्टो थी ना, वैसे तो वहाँ पे प्रॉपर बड़ी गाड़ियाँ जाती 4x4, तो उसने कहा मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं तो आपको लेके जाऊँगा। फिर उसने हमें 6000 में लेके गया सोस्त से चाइना बॉर्डर एंड वापस। सो दैट वाज आवर एडवेंचर। फिर हम वापस लोकल पे चले गए। सोस्ट में रात को स्टे किया, अगले दिन सुबह ना 5 बजे लोकल गाड़ियाँ चलती, फिर हम लोकल पे वापस आ गए। अच्छा, मैं आपसे अहमद ये पूछूंगी कि लाइक अगर आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि अगर किसी का बजट कम है तो मिनिमम कितने पैसे जेब में होने चाहिए? ये तो 50 लेकर पहुंच गई, 50,000 रुपए लेके पहुंच गई, और वो कितने दिन गुजारे तुमने? 1 महीने। ये तो मतलब लाइक ये तो अनबिलीवेबल है ना। देखिए, अगर किसी का बजट कम होता है ना तो हम लोग ऑफर करते हैं ग्रुप ट्रिप्स। अच्छा, उसमें कोस्टर में 20 कितने लोग होते हैं एक जैसे गाड़ी ग्रुप? में 20 लोग होते हैं। अगर ज़्यादा होते हैं, 40 या 60 होते हैं, तो 3 कोस्टर्स आ जाती हैं उसमें। Okay. और जो मिनिमम हम ऑफर करते हैं, हमारा 4 डेज़ जो इस्लामाबाद से नारायण शोगरान का ग्रुप होता है, जो सबसे छोटा है, वो हम 40,000 का ऑफ़र करते हैं ऑन कॉर्ड शेयरिंग। और बहुत से लोग इसको 18,000 और 20,000 में भी करते हैं। तो हर रेंज की ट्रैवलिंग मौजूद है पाकिस्तान में, मतलब अच्छा। बजट कंस्ट्रेंट अब नहीं है। कुछ लोग कैंपिंग भी करवाते हैं, तो कैंपिंग सस्ती पड़ जाती है? कैंपिंग कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है, बट अब जो अच्छी कैंपिंग है, क्योंकि कैंपिंग वहाँ होनी चाहिए जहाँ एक्सपीरियंस मिले। लाइक अगर आप अताबाद पे कैंपिंग करते हैं या आप रामा पे कैंपिंग कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी कैंपिंग कंसिडर की जाती है। तो वो ऑलमोस्ट होटल के आसपास ही बैठती है। अच्छा, कैंप अगर आप अपने लेके जा रहे हैं, फेयर इनफ आप लगाएं, या फेरी मेडोज की कैंपिंग करें या कैलाश में करें, तो वो एक एक्सपीरियंस कैंपिंग है और वो ऑलमोस्ट होटल के बराबर ही पड़ती है। ओके, छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो वो एक पूरा एक माहौल बना हुआ है ना घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का। और जब आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त अहबाब जा रहे होते हैं घूमने के लिए, तो ये कंटेजियस है चीज़, और अब ज़्यादा इसका ट्रेंड चल पड़ा है। सो मेरे पास इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल्ला रियाज साहब, जो कि CEO हैं मैजिक लग्जरी सर्विसेज से, ट्रैवल एंड टूर्स, जो हेयर एंड देयर यानी पाकिस्तान में भी है इनकी ब्रांच और टर्की में भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक ठीक है, हैं? अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, तो आप इस फील्ड में कब से हैं? आपकी एजेंसी क्या क्या फैसिलिटीज़ फराहम करती है लोगों को, ये सब बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू आपका और एयर बाई का जो आप लोगों ने बुलाया। और मैं इस फील्ड में आपको बता दूं, मैं इस फील्ड में 16 ईयर्स से हूँ। अच्छा। और मेरा ताल्लुक सारा ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड ही लास्ट 16 ईयर्स से। और हमारी इंटरनेशनल आप travel इंटरनेशनल बिल्कुल देख रहे हो? बिल्कुल इंटरनेशनल काम कर रहे होते हैं हम। और अभी कुछ टाइम बिफोर ही हमने अपनी कोविड के डेज़ में कंपनी को रन किया था टर्की में, स्टार्टअप लिया। टर्की के बाद उसको हम पाकिस्तान में लेके आए अब। तो वी हैव 2 कंपनीज, वन इज़ इन पाकिस्तान एंड वन इज़ इन टर्की। तो कंपनी से आप क्या करते हैं? टूर प्लान करते हैं? कोई आपको कहे कि मेरा टिकट्स करवा दें या मेरे होटल्स करवा दें, आइटिनरी पूरी बना दें, क्या Exactly. We will give to all services, like if you want to go anywhere in the world. अच्छा। हम आपको पूरा ट्रेवल प्लान करके देंगे, आपके वीज़ा से लेके आपके टूर से, आपकी फ़्लाइट टिकट, आपका ट्रांसफ़र, आपके ईच एंड एवरीथिंग। यानी वीज़ा फॉर्म भी भर वीज़ा लेते फॉर्म हैं? भी बिल्कुल भरना ऐसा ही, एक बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को नहीं आता। बिल्कुल, वी हैव हियर अ वीज़ा ऑफिसर ऑल्सो, वेरी प्रोफेशनल टीम हियर एंड देयर ऑल्सो। अच्छा जी बिल्कुल। तो हम आपका सारा काम वीज़ा थ्रू वीज़ा एप्लीकेशन से लेके बिल्कुल एंड जर्नी तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। टिकट कैंसिलेशन, ये सारी बिल्कुल fatigue, हर चीज़ सब चीज़ें आपके जिम्मे होती हैं। हर चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को ऐप से इस तरह के होटल्स बुकिंग भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसा कौन ही सा है। होटल रिलायबल है, कौन सा होटल में ठहरना चाहिए, किधर जाके, ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कि लग्जरी जब वर्ड आता है तो लग्जरी मीन्स लग्जरी। हाँ, तो लग्जरी जो है वो यही होता है कि हमारा सारा काम जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है। प्रीमियम जो हम चीज़ सेल कर रहे होते हैं उस पर हमारी सर्विसेज भी प्रीमियम ही रहती हैं। हाँ, हाँ।
तो गाड़ी चाहिए आपको, रेंट कार बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही है, सब बिल्कुल worldwide, पूरा एक बिल्कुल। मतलब आपको अगर किसी को ट्रैवल करना नहीं आता तो बस वो आपके पास चला जाए, बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी हाँ। कंपनी के पास चला जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास आ जाइए, हम उनके सारा वीज़ा एप्लीकेशन थ्रू वीज़ा एप्लीकेशन से हम ऑल द वे सारी चीज़ें हम करवाएंगे उनकी। सो अब आपको क्या लगता है कि आजकल के ज़माने में जो हमारे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं उनका इंटरेस्ट किस मुल्क में ज़्यादा है या वो ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, अगर हम इस तरह बात करें? देखिए पाकिस्तान में दो किस्म के ट्रैवलर्स हैं जो टूर्स करना चाहते हैं। एक तो वो हैं जो कि बिल्कुल ही लोएस्ट बजट के अंदर आते हैं, अच्छा, उनके लिए डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं कि वो फार ईस्ट की साइड पे चले जाते ठीक हैं, है। उसको वो एंजॉय करते हैं जाके। और एक है प्रीमियम क्वालिटी, हाँ तो प्रीमियम क्वालिटी हमेशा प्रेफर करते हैं यूके, हाँ यूएस और यूरोप, इन सेक्टर्स को वो लोग प्रेफर करते हैं। टर्की इसके अंदर वो प्रेफर करते हैं कि प्रीमियम पैसेंजर्स यहाँ पर ट्रेवल करें अपने आप को। कहाँ आपको लगता है मुश्किल है ट्रैवलिंग या मतलब लाइक वीज़े से लेकर होटल से लेकर? देखिए सबसे पहले वीज़े से रिलेटेड अगर हम बात करें ना, तो वीज़ा सर्विसेज जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि लोग ये समझते हैं हमारे पास आके कि वीज़ा अगर हम एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वीज़ा अथॉरिटी इज़ इन आवर हैंड, ऐसा नहीं है। तो आपका मेन चीज़ होती है वीज़ा फॉर्म। हम आपका केस वीज़े फॉर्म को ऐसे फिलअप करके वीज़ा में देते हैं, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन इमिग्रेशन कि वो वीज़ा क्या आपको क्या देखते हैं, आपकी देना है। फ़ाइल कैसी है, आपकी फ़ाइल नहीं, अनटिल अनलेस कि आपकी फ़ाइल बिल्कुल प्रिपेयर होनी चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। अच्छा, बिल्कुल। अक्सर लोग ये ट्रेंड तो बहुत ही पुराना है, हनीमून पे जाना है, नया शादीशुदा जोड़ा है उनको जाना है, तो उनके लिए कोई ऑफर वगैरह का बिल्कुल, होता है मैं आपके साथ? हनीमूनर्स के लिए शुरू से ऑफ़र, मैंने जब से अपनी कंपनी पाकिस्तान में स्टार्ट की है, मैं उनको 10% डिस्काउंट देता हूँ न्यूली हनीमूनर्स को, ताकि वो जाएं और अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मतलब उनको डिस्काउंट मिलता है? बिल्कुल, उनको डिस्काउंट और मिलता है। किस-किस को डिस्काउंट मिलता है ये भी बता दीजिए। उम्रा पैसेंजर्स को डिस्काउंट दे देते हैं, हनीमूनर्स को डिस्काउंट दे देते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसी ऑफर्स आती हैं, कोई होटल्स हमें टर्की में कुछ ऐसा प्रोवाइड करता है कि हमारे पास ऑफर्स आई हुई होती हैं, तो हम अपने पैसेंजर्स को वो फैसिलिटेट करते हैं। वो भी देते हैं? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जैसे लाइक आपकी खुद की फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जो आप लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए? देखिए मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन टर्की, और फिर जो है हम उम्रे की बात करें तो मदीना है। बस ये दो डेस्टिनेशंस जो है मेरी, मैं चाहता हूँ कि मेरी रेस्ट ऑफ लाइफ भी जो है ना, मैं बस इन दोनों जगहों पे आता जाता रहूँ, आता जाता रहूँ। आपकी खुद की पर्सनल मेरी खुद की फेवरेट? पर्सनल जगह ये है हाँ। फेवरेट। अच्छा, मतलब लाइक आप वर्ल्ड टूर के साथ साथ उम्रा भी जो है वो भी हैंडल बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं? उम्रा सर्विसेज भी और हमारी। हज भी करते हैं? नहीं, हम उम्रा सर्विसेज करते हैं। उम्रा सर्विसेज में ऐसा होता है कि हमारी उम्रा सर्विसेज भी प्रीमियम क्वालिटी की है, 4 और 5 स्टार। अच्छा, जी, तो हम अपने पैसेंजर्स को 4 और 5 स्टार सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी कनेक्टेड होते हैं उनके साथ, प्रीमियम सर्विसेज के साथ, गाड़ी, होटल, ट्रांसफ़र टू ज़ियारत, हर चीज़ प्राइवेट। आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी की स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी ये है कि देखें, हम बेस्ड है टर्की से पाकिस्तान में, वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान हाँ। कि जो डायरेक्टली एसोसिएट है टर्किश से। अच्छा, तो हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम वहाँ से एसोसिएट हैं, और प्लस हमारे साथ अगर कोई कनेक्ट होता है, जो भी पैसेंजर कनेक्ट होता है, वो हमारे साथ आके बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि आप एक लोकल की तरह Exactly, टर्की में टर्की, अवेलेबल है। exactly. सो आपको हर चीज़ के आटे दाल का भाव मालूम है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वो जो बेसिकली टर्की जा रहे हैं बिल्कुल या ऐसा ही है। यूरोप, आपको एक वो पूरा एम्बियंस पता है वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और ख़ुद क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हमने खुद किया है, हाँ, तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम अपने पैसेंजर्स को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बिकॉज हम उन एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। आप क्या रेकमेंड करते हैं अगर मैं आपसे कंपैरिजन पूछूं कि यूएसए, यूके या यूरोप, इन तीनों जगहों में से आप रेकमेंड क्या करेंगे पाकिस्तानियों को ज़्यादा? अगर आप पहली दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले इस जगह का रुख करें या इस जगह का देखिए, वीज़ा लगवाएं? मैं सबसे पहले तो अगर तो कोई बिफोर ट्रैवलिंग उसकी हुई भी होती है, तो मैं यूके और यूरोप की तरफ ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि यूरोप के अंदर आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो आपको एक अच्छा ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यूरोप का वीज़ा और सब ऑन टाइम करीब-करीब अपना, भी बिल्कुल हैं। करीब भी है, नेचर्स भी हैं, आप उसको एंजॉय करके आके आप अपनी स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बनाइए। हाँ, पहाड़, समंदर, सब जी, चीज़ें आपको बिल्कुल मिल ऐसा जाती ही हैं। है। अमेरिका तो हर चीज़ इतनी दूर बिल्कुल है, ऐसा ही है, तो उस बिल्कुल ऐसा ही तरह ट्रैवल हिस्ट्री बनाना शुरू करें ताकि फिर वीज़े आराम से लगें। एग्जैक्टली है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाइक मैजिक लग्जरी सर्विसेज जो आपकी कंपनी है वो वीज़ा की फैसिलिटी भी फराहम करती है? जी बिल्कुल ऐसा ही। वीज़ा वीज़े के लिए हेल्प करने के लिए
फिर होटल बुकिंग कराने के बिल्कुल ऐसा लिए, ही है। फिर साथ जो आपका टिकटिंग हो गई, है बिल्कुल हो गई। उसके लिए, फिर ट्रांसफ़र, प्राइवेट ट्रांसफ़र हो गए, फिर हम आपको हर चीज़ वहाँ पे रेंट अ कार जैसे, रेंट अ कार हो गया, प्राइवेट ट्रांसफ़र हो गया आपको। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की वहाँ पे टर्की से लेके किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है जो कि हमारी टूरिज़्म ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो यू नेम इट वी हैव इट। हम आपको सारी सर्विसेज देंगे वो। तो आप ऐसा होता है कि आप ग्रुप्स भी लेके जाते हैं? देखिए जैसे अक्सर अभी होता है तक तो मैंने ग्रुप पे वर्किंग नहीं किया, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है ग्रुप पे काम करने की, बट ग्रुप के लिए पैसेंजर्स जो होते हैं वो एक्चुअली ग्रुप की जो आवाम होती है वो 3 स्टार पैसेंजर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज हम अगर 5 स्टार वाले होंगे तो 5 स्टार पैसेंजर ग्रुप को प्रेफर नहीं करेगा। ओके जी, तो हम अभी तक ग्रुप में आए नहीं हैं इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि कॉर्पोरेट ग्रुप की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कोई फैमिली कोई पर्सनली आपको हायर करना Exactly, चाहे आपकी exactly, सर्विसेज को, exactly. तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल उसमें होते हम हैं? कंफर्टेबल उसी में होते हैं बिकॉज हम इंडिविजुअली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बिकॉज आवर सर्विस इज प्रीमियम, ओके, इस वजह से। सो मतलब लाइक अभी आप क्या सीजन रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जुलाई तो जैम पैक सीजन बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। अब अगर किसी के पास बजट्स कम है लेकिन उसको चाहिए 5 स्टार लग्जरी, जी, तो आप उसके लिए कौन से मंथ्स को रेकमेंड करेंगे भाई इन मंथ्स में जाएं तो आपको रीजनेबल चीज़ें मिल देखिए जाएं? जुलाई के बाद अगस्त अभी स्कूल खुल जाएंगे तो फिर फेयर डाउन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो हमारे पास तो पाकिस्तान अगर में बच्चों के बगैर वाले लोग हैं हाँ, बिल्कुल जिनको ऐसे बच्चों ही की है। छुट्टियों से कोई लेना देना नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है। देखिए समर वेकेशन जो है वो एक पीक सीजन होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है? अच्छा। बिल्कुल। और अभी हमारे पास जो पाकिस्तान से एयर फेयर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, क्योंकि हमारी पेट्रोलियम और ये सब कुछ जो प्राइसेस हाई हुई थी उसकी वजह से ज़ाहिर है कॉस्ट पे, टिकटिंग की कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ा है। बट ऐसा नहीं है कि आगे जाके सीज़न डाउन होते हैं, एयरलाइंस अपनी ऑफर निकालती हैं जब वो लोएस्ट पीरियड पे होती हैं, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। वो बिल्कुल। वाली बात सही कि अगर वेडनेसडे की रात को टिकट बुक कराएं तो सस्ता मिलता है, ये क्या पहले सही है कभी या होता myth था है? ऐसे, पहले कभी अब होता सबको था पता ऐसे। चल गया ये। अब सबको पता है चल ना? गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वीकेंड का टिकट ना कराएं, संडे का ना कराएं, वीकडे का बिल्कुल ऐसे कराएं ही तो है। सस्ता पहले पड़ता कभी है। ऐसा होता था, लेकिन अब जो है नॉर्मल फेयर टेंटेटिवली फ्लाइट्स पे डिपेंड कर रहा होता है आपका फ्लाइट लोड कितना है। पूरे साल में आप कौन सा मंथ सिलेक्ट करके बताते हैं कि ये जो है ना रीजनेबल ट्रैवल? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनेशन पे। अच्छा, हर साल में सारी डेस्टिनेशंस अलग अलग चल रही होती हैं। कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी होती हैं जो कि विंटर्स की होती हैं। चलिए अगर हम उम्रे की बात करते हैं ना, हाँ, उम्रे की पे आप जिस तरह जाने ये के पीरियड फेयर चल रहा है, ये जुलाई वाला, ये जुलाई अभी मुहर्रम के फ़ौरन बाद, मुहर्रम के बिल्कुल आशूरा के बाद जो उम्रा स्टार्ट होता है, यू कैन गो। अच्छा उस वक्त बिल्कुल, होटल्स वगैरह बिल्कुल, आपको होटल्स seasonable- वगैरह cheap होते तो ये गर्मी भी होती है थोड़ी? बिल्कुल, गर्मी और सर्दी वहाँ पे इफेक्ट नहीं करती, सीजन्स चलते हैं वहाँ अच्छा, पे। मुहर्रम के फौरन मुहर्रम के फ़ौरन बाद फिर आगे अभी फिर सफ़र के मिड में स्टार्ट हाइप क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज रबियुल अव्वल आ जाएगा। Okay. रबियुल अव्वल इज़ अ पीक सीजन। तो ये आपको लगता है थोड़ा सा लो सीजन है? जी, बिल्कुल, ये आप थोड़ा सा अगर low season आपकी है। ख्वाहिश है और बजट्स थोड़े से थोड़े कंजस्टेड हैं, बिल्कुल, तो आप तो ये वाले इस मंथ में जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर हमें टर्की जाना है तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? टर्की का इस वक्त ये पीक सीजन है, जून जुलाई का। ये तो पीक है, लेकिन कोई समर ऐसा वेकेशन सीजन बताएं। जी, जो अभी आके आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो अंतालिया के अंदर काफ़ी रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जो कि प्राइस डाउन कर देते हैं अपनी, क्योंकि ठंड हो बहुत जाती ज़्यादा है। ठंड होती है लेकिन वहाँ फिर मज़ा क्या आएगा? पे। नहीं, टर्की में ठंड का मज़ा ही अलग है। हाँ, बहुत मज़ा है वहाँ पे टर्की में। अच्छा, टर्की इज़ अ वेरी गुड कंट्री। अगर आप किसी- तो खुद ट्रेवल किया हुआ है टर्की, मैं तो खैर मल्टीपल टाइम्स। बहुत दफ़ा। तो अगर किसी को यूएसए जाना हो तो यूएसए भी जाना हो तो देखिए, यूएसए की जो आवाम है, यूएसए के जो पैसेंजर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो वो हैं जो मल्टीपल्स जो है साल में आना जाना करते रहते हैं। सही है। एक वो हैं जो कि सिर्फ विजिट करने जाते हैं। ओके। उनमें भी ऐसी डेस्टिनेशंस होती हैं कि जो लोग प्रेफर करते हैं कि हम ठंड में जाएं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम समर्स में जाएं, हमें ठंड से प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विंटर स्ट्रॉन्ग होता नहीं, तो आप रीजनेबल बजट किस महीने में आपको लगता है। है? रीजनेबल बजट जो है, देखें हमारे पास जो आता है वो आता है विंटर्स के अंदर। मुझे विंटर्स लगता है नवंबर और अक्टूबर जी, इज द बिल्कुल, बेस्ट सीजन। बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्योंकि- दिसंबर भी महंगा हो जाता है। बिकॉज रीजनेबल बजट अगर आप बात करें तो विंटर्स के अंदर प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। ओके, कि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से लोग नहीं ट्रैवल करते वहाँ हाँ, पे। बहुत सर्दी क्योंकि भी वहाँ पे होती है बहुत कुछ। ठंड होती है, सब नहीं बर्दाश्त कर हाँ, सकते। हर कोई नहीं बर्दाश्त बिल्कुल कर ऐसा ही सकता। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इधर यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, जी। स्विट्जरलैंड है या फिर फिनलैंड है, ये वाली ऐसी जगह है ना जो नॉर्मली बहुत बिल्कुल ऐसे महंगी ही है, होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनके लिए आप क्या कहेंगे, रेकमेंड करेंगे कौन से महीने? देखिए, इनके लिए डिपेंड करता है कि अगर पैसेंजर्स ट्रैवल करना चाहे और उसके पास बजट अच्छा है, तो मैं उनको फिर रिकमेंड करूँगा कि आप जो है सितंबर में चले जाएं, अगस्त में चले जाएं। ये एक टाइम ऐसा आता है विंटर समर्स के बाद का कि ये थोड़ा सा बजट डाउन होता है, यहाँ पे लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, बिकॉज ये प्लेसेस जो है ना हमेशा से ठंडी रहती हैं। हाँ,
और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाँ, सो अब ये आप किस तरह अपने जो क्लाइंट है उनसे किस तरह पूछते हैं कि लाइक अगर वो कहें कि हमें 5 स्टार चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो आप उनको क्या रिकमेंडेशन देते हैं कि आप अपना बजट कम कर लें या बजट बढ़ा लें तो हम आपको ये देखिए, मैं facility- सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल मुझे याद आ गया, सस्ता और अच्छा। सस्ती चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। हाँ। ये तो सबसे पहली बात एक है। हाँ, अच्छी चीज़ हमेशा कॉस्टली होगी। ओके। ठीक है, कॉस्टली होगी। और रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि अगर आपका 3 स्टार का बजट है तो एटलीस्ट थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए, 4 स्टार उसको कर लीजिए, ताकि आपकी जर्नी जो है वो मेमोरेबल रहे। सही है भाई, जिसको भी अपनी टूर के बारे में गाइडलाइंस चाहिए या फैसिलिटीज़ चाहिए या सर्विसेज चाहिए तो वो अब्दुल्ला रियाज साहब मैजिक लग्जरी सर्विसेज, इनकी सर्विसेज कराची में, पाकिस्तान में और टर्की में अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपसे मुलाकात करके, नंबर वगैरह बैंड चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। आपसे मुलाकात कर सकते हैं। आप लोगों का कोई पेज वगैरह भी होगा? बिल्कुल, पेज भी है हमारा। मैंने नंबर्स भी शेयर किए हुए हैं, ईमेल एड्रेस भी है। जिसने कांटेक्ट करना है पाकिस्तान में कांटेक्ट कर सकता है, जिसने व्हाट्सएप के थ्रू करना है वेबसाइट से व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता है, और प्लस फिजिकली ऑफिस आना चाहे तो टर्की में भी अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला साहब। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मैंने आपको जो है ना वो अरमान जो आपके दिल में दबे हुए हैं ट्रैवलिंग के लिए वो जगा दिए होंगे। तो चलें कोई सोने का कड़ा बेचते हैं और ट्रैवल करके आएँ। तो सोने का कड़ा तो वहीं लॉकर में पड़ा रहेगा। जो मेमोरीज़ आप अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे या अपने बच्चों को देंगे वो लाइफ टाइम रहेंगे। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।